ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज सैटरडे है। इस सैटरडे को मुलाकात हो रही है और जैसा कि हम हर सैटरडे को एक नए मुद्दे लेकर आते हैं, मुद्दे को हमने आपकी सुविधा के लिए क्लासिफाई किया हुआ है, अलग अलग टाइटल्स दिए हुए हैं। आपको याद होगा पिछले सैटरडे को हमने एक नई सीरीज आरंभ की, उसका नाम है क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज। आप लोगों से पता चला कि वो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है, हम उसे जारी रखेंगे। लेकिन पहले से हमने आरंभ की हुई एक सीरीज, वो है प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज। आज हम प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज के मुद्दे को आपके समक्ष लाया। और दूसरी बात, आई हैव टू इन्फॉर्म यू कि एक्चुअली आई विल वर्क ऑन इवन द डिफरेंट फेसेट्स ऑफ द प्रिपरेशन। केवल यही नहीं कि हम सिर्फ आपको एक लेक्चर दे दिया, आपने सुन लिया, और हम चाहेंगे कि आप अपनी पूरी सोच को बदलिए, अपने दृष्टिकोण को, विजन को बदलिए, क्योंकि आखिरकार क्वालिफाई आपको करना है। आप ध्यान रखें। तो आप जब तक अपने तरीके को नहीं बदलेंगे, हमारी कोशिश आपके तरीकों को बदलवाना है। यू हैव टू चेंज योर अप्रोच टू द स्टडी। तो मैं एक लेक्चर आपका लूंगा कि हाउ टू रीड इफेक्टिवली, मतलब किस प्रकार से हम ज्यादा प्रभावकारी ढंग से पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं, कि व्हाट इज द, यू कैन से, इफेक्टिव मेथड फॉर रीडिंग बुक। क्योंकि आप हमसे पुस्तक की सूची पूछते हैं, मैं आपको बताता हूं, लेकिन आप उसको किस प्रकार से यूज करते हो चीजों को। ये जो मेरा प्रेजेंट एंड पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज है, उसको आप वर्तमान के लिए यूज केवल मत करिए, आप इसका प्रयोग करिए ओवरऑल प्रिपरेशन में अपने विजन को ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए। जैसे आप अगर ब्रॉड आइडिया के बाद फिर क्लोज आइडिया पर आएंगे, आपको बहुत याद रहेगा। आपको जितने एरियाज पढ़ने होते हैं, मुझे तो हाथ पांव फूलते हैं, इतने रिटेन कैसे होंगे, याद कैसे हो रहेंगे, कैसे आप क्वेश्चन पर कोई विचार, कोई स्टैंड ले पाओगे, आंसर लिखने के समय इतने सारे, स्काई इज द लिमिट। तो उसके लिए एक सर्टेन तरीका होता है। आज जो हमने थीम चुना है, थोड़ा सा बड़ा थीम चुना है। गौर करिए, 1990 का दशक तथा भारत एवं विश्व का रूपांतरण, 1990s एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। यह टॉपिक आपके लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट हो सकता है जो हमारी नई पीढ़ी के बच्चे हैं। एज आई थिंक कि मोस्ट ऑफ यू और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हैव बीन बोर्न इन 1990s। आपको पता होना चाहिए कि आप एक क्रांतिकारी दशक में पैदा हुए हो। आप जिस दुनिया को देख रहे हो, ये दुनिया ऐसी नहीं हुआ करती थी एक दशक पूर्व, 1980s में। क्योंकि हमारी मेमोरी में तो 1970s से है, 1970s और 80s को लेता हूं तो 80s में हल्के हल्के बदलाव की आहट शुरू हो गई थी, लेकिन 1990s के बाद लगा द होल वर्ल्ड इज अपसाइड डाउन। तो ये इतना बड़ा चेंज कैसे हुआ? तो मुझे ध्यान अचानक इस पर आया कि इस नई पीढ़ी को इस बात का ज्ञान तो कराऊं कि आखिर आप कितने क्रांतिकारी दशक में पैदा हुए हैं। और यह क्रांति केवल विश्व इतिहास की ही नहीं है, यह भारतीय इतिहास की क्रांति है, लेकिन दैट इज ए साइलेंट रेवोल्यूशन। वो आपको रेवोल्यूशन दिख नहीं रहा, लेकिन मैं मानकर चलता हूं कि अगर आप इतिहास के स्टूडेंट हो तो इस बात को ध्यान रखिए कि एक बहुत बड़े बदलाव की प्रक्रिया से दुनिया और भारत गुजर चुकी है। आज मैं उसका समग्र एक व्यू देता हूं। उसका एक एक पार्ट अपने आप में पूरा लेक्चर है, दैट कैन इन्वॉल्व 2 hours, 2.5 hours, इवन 3 hours। लेकिन हम एक पार्ट को नहीं ले रहे, हम आपको पूरे होल पिक्चर आपके सामने रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब आप जनरल स्टडीज पढ़ोगे तो यह पिक्चर चीजों को स्पष्ट करने में आपको काफी सहायता करेगा। अब देखिए, यहां पर हमने 2 शब्द का इस्तेमाल किया है, भारत एवं विश्व। लेकिन चलिए, आपके एनसीईआरटी बुक में भी प्रीफेस में भी एक जगह पर एरिक हॉब्सबॉम जैसे एक विद्वान का नाम या ब्रॉडेल किसी एक स्कॉलर का नाम दिया हुआ है और उसमें यह लिखा हुआ है कि
विश्व के बिना भारत राष्ट्र नहीं हो सकता, यानी विश्व के बिना राष्ट्र नहीं हो सकता। मतलब विश्व के बदलाव से आप राष्ट्र के बदलाव को पृथक करके नहीं देख सकते। तो इसलिए हम पहले विश्व के बदलाव को देख रहे हैं और फिर 1990 के दशक में हमारे यहां क्या बदलाव आया था। लेकिन कई बार ऐसा लगता है आपके इस जनरेशन से कि आप लोग कितने रिवॉल्यूशनरी एज में पैदा हुए हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू बार बार वर्ड्सवर्थ को कोट किया करते थे। वर्ड्सवर्थ ने फ्रेंच रेवोल्यूशन पर लिखा था, एक कॉपलेट लिखा था उसने, जो रोमांटिक पोएट था वर्ड्सवर्थ, आपने नाम सुना होगा। उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन पर लिखा था कि एक उसका मतलब, मैं सम टोटल उसका भाव समझा देता हूं आपको, कि अपने आप में इस सुबह में जीवित रहना अपने आप में एक वरदान है। अगर कोई यंग है, कोई युवा है, तो यह तो स्वर्ग के बराबर है। मतलब आप अगर क्रांति के वर्ष में आप युवा हो, हालांकि मैं इस 1990 के दशक में मैं भी युवा था, लेकिन आप लोग, हम पीछे की दुनिया भी देख चुके थे और फिर इस नए दशक को देखा। आप लोग सिर्फ इसी दशक से, जब से आपने होश संभाले हैं, तब से आपने इस परिवर्तित विश्व को देखा है। तो मैं उस परिवर्तित विश्व से आपका अवगत कराता हूं। विश्व का रूपांतरण, पहले विश्व का रूपांतरण देखते हैं। अब देखिए, इससे पहले मैं थोड़ा सा एक झलक देता हूं, 1 मिनट। विश्व 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 व्यवस्था या वैश्विक परिवर्तन, वैश्विक परिवर्तन, वैश्विक परिवर्तन यानी ग्लोबल चेंज, ग्लोबल चेंज। अब देखिए, पूरी विश्व इतिहास में अगर हम नजर डालते हैं तो बड़े लैंडमार्क आते हैं परिवर्तन वाले कारक। इसमें पहले मैं मानता हूं नियोलिथिक। ये पहला क्रांतिकारी परिवर्तन है जिसको कहते हो नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। इस एज में क्या हुआ था? इस एज में पहली बार मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की स्थिति में आया था। मीन्स कि मैन, जस्ट ह्यूमन बीइंग्स, मूव फ्रॉम द स्टेज ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग। तो ये जो बदलाव है, यहां से ही पहले धीरे धीरे अस्थायी जीवन लोग जीने लगे। फिर उस नवपाषाण काल में पहले तांबे का प्रचलन शुरू हुआ धातु के रूप में, कॉपर, देन आयरन, और धीरे धीरे प्रोडक्शन बेस का विस्तार हुआ। तो पहले छोटे छोटे कबीलाई मुखिया आए, ट्राइबल चीफ्स, और उसके बाद फिर राजतंत्र, मोनार्की का विकास हुआ और फिर राज्य व्यवस्था कायम हुई। आयरन एज में आने के बाद, वैसे तो कॉपर एज में भी कुछ सिविलाइजेशंस आए थे, लेकिन प्रॉपर आयरन एज में आकर बड़े बड़े एम्पायर का विकास हुआ, जिसमें आप देखोगे पश्चिम एशिया में तो आपको ईरानी और आगे यूनानी साम्राज्य, भारत में मौर्य साम्राज्य, फिर पूरब में चीन का साम्राज्य। तो मतलब इस तरह से आप देखोगे कि सो मेनी डायनेस्टीज एंड सो मेनी एम्पायर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। उसके बाद फिर आगे का स्टेज आता है कि धीरे धीरे आप एंशिएंट मिडिवल की प्रक्रिया से गुजरते हो। फिर मैं एक नया लैंडमार्क मानता हूं, जब आप 16th सेंचुरी या आप कह सकते हो 15th सेंचुरी के यूरोप को देखते हैं। तो 15वीं, यानी आप इसको यूरोप इन द एंड ऑफ 15th सेंचुरी, इन द एंड ऑफ 15th सेंचुरी, 15वीं सदी के अंत में यूरोप। अब देखो, इसमें महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है क्योंकि इस्लामी साम्राज्य दुनिया में छा चुका है और यूरोपीय जो ईसाई देश है उनका रास्ता बंद हो चुका है। ऑटोमन साम्राज्य ने उनका पूरब जाने वाले मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। देयर रूट टुवर्ड्स द ईस्ट वाज डिसरप्टेड बाय ऑटोमन एम्पायर। तो ये जो जब उसकी पूरी प्रक्रिया इस तरह से चल रही है,
तो अब समस्या उनके लिए है कि हम कैसे भारत की तरफ जाएं, कैसे वैकल्पिक मार्ग की खोज करें। तो उन्होंने जो सी वोएजेज को बोलते हैं सामुद्रिक वोएजेज, सामुद्रिक खोज, उन्होंने सामुद्रिक खोज की प्रक्रिया आरंभ की, जिसमें उधर से धोखे से अमेरिका की खोज हो गई, जो अमेरिकी महाद्वीप को कोई नहीं जानता था, और इधर फिर पूरब के जाने वाला वैकल्पिक मार्ग की खोज हो गई, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका एज वेल एज अल्टरनेटिव रूट टू इंडिया। और फिर इसके बाद एक ट्रेड रेवोल्यूशन हुआ, व्यापारिक क्रांति हुई, जिसको आप व्यावसायिक क्रांति के नाम से 17वीं सेंचुरी तक आप मर्केंटाइल रेवोल्यूशन के नाम से जानते हो। और उसने आगे के परिवर्तनों का स्वाभाविक रूप में रास्ता तैयार कर दिया, क्योंकि उसी के साथ रेनेसां आया, उसी के साथ रिफॉर्मेशन आया, और यूरोप एक बदलाव की प्रक्रिया से गुजरा और एशिया को छोड़कर आगे निकल गया। एक बहुत बड़ा बदलाव था। उसके बाद मैं मानता हूं कि आगे का चरण अब आता है, जिस चरण को हम मानते हैं 17वीं सेंचुरी साइंटिफिक रेवोल्यूशन। 17वीं सेंचुरी साइंटिफिक रेवोल्यूशन। अब ये जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन आता है, ये अपने आप में एक बड़ी तकनीकी क्रांति लेकर आती है, और इसका समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। और सबसे पहले से यूरोपीय समाज प्रभावित होता है, जिसे तुम इनलाइटेनमेंट के नाम से जानते हो, प्रबोधन के नाम से जानते हो। मतलब एक वैज्ञानिक क्रांति ने न केवल आर्थिक क्षेत्र में क्रांति लाई, बल्कि तकनीकी क्रांति ने न केवल आर्थिक क्षेत्र में क्रांति लाई, बल्कि उसने एक वैचारिक क्रांति भी, बौद्धिक क्रांति भी प्रबोधन के रूप में ला दी। इट गेव बर्थ टू इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन एज वेल। तो इस प्रकार से देखो, ये लैंडमार्क आ रहे हैं। अब आपको नया लैंडमार्क आता है, पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, और उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति। फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति जो पूरे 19वीं सदी तक यूरोप को बदलता रहा। अब देखो, आपके मन में जिज्ञासा होगी, आप हर कुछ को क्रांति ही बोल देते हैं। देखिए, वो आपकी मर्जी पर है। अब आपकी मर्जी पर है। क्रांति की जो परिभाषा है, किसी चीज की कोई एक इस्टेब्लिश्ड परिभाषा नहीं होती। हाँ, उसकी एक स्टैंडर्ड परिभाषा यह है कि अगर वह बदलाव मौलिक हो, फंडामेंटल हो, if the change is basic and fundamental and it is going to affect you can say a large part of society, अगर यह समाज के एक बड़े भाग को प्रभावित करता है, तो यह क्रांति है। तो इस आधार पर यह क्रांति में क्वालिफाई तो कर ही जाता है। औद्योगिक क्रांति भी क्वालिफाई कर जाता है। तो ये जो क्रांतियां हुई, इसके बाद हम 20वीं सेंचुरी में आएंगे, तो मैं स्टूडेंट्स, हम वर्ल्ड वॉर्स को भी क्रांति मानते हैं, क्योंकि 2 वर्ल्ड वॉर्स ने इतने सारे बदलाव किए, तो उसे भी हम एक क्रांति के रूप में ले लेते हैं। तो चलिए अब एक लैंडमार्क हम वर्ल्ड वॉर्स को ले लेते हैं। अब आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि आप वर्ल्ड वॉर्स को क्यों ले रहे हैं। ये आपका 1914 से यानी 20 युद्ध को आप क्यों ले रहे हैं। मैं एक ही लैंग्वेज में लिख देता हूं, और हिंदी तो आप लोग समझते ही हो, इंग्लिश भी समझते हो। तो वर्ल्ड वॉर्स यानी आप विश्व युद्ध को क्रांति में क्यों ले रहे हैं। क्योंकि आपके मन में एक प्रश्न होगा, जो मैं अपने आप से आपकी तरफ से कर रहा, यह तो यूरोप की सच्चाई है, वो तो यूरोप ये देशों का षड्यंत्र है कि भाई उन्होंने अपने इस कुआचरण को, मतलब बैड बिहेवियर को, एक आवरण देने के लिए कि भाई ये हमारी समस्या नहीं, दुनिया की समस्या है, इसलिए उन्होंने वर्ल्ड वॉर्स का नाम दे दिया। लेकिन ओरिजिन वहां से हुआ, स्प्रेड वहां से हुआ, हमें उन्होंने जबरन ड्रैग किया उस वॉर में, जबरन खींचा, तो हम इसको वर्ल्ड वॉर क्यों माने। लेकिन हाँ, चलिए हम मानते हैं यह यूरोपियन वॉर ही था, लेकिन हम पार्टी तो बने, इस कारण हमारे यहां बदलाव तो आया। आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन पर इसका क्या प्रभाव है, और दुनिया में देखोगे तो जिसको कहते हो डीकोलोनाइजेशन, उपनिवेशों की स्वतंत्रता, उसमें कितनी बड़ी प्रेरणा इससे मिली है। तो बदलाव तो आया, तो चलो इसको भी हम क्रांति मान लेते हैं। अब चलिए, दुनिया ने एक व्यवस्था की 1945 में, जिसको आप ब्रिटन वुड्स सिस्टम कहते हो। ब्रिटन वुड्स सिस्टम एक व्यवस्था कायम हुई, और थर्ड वर्ल्ड अस्तित्व में आया।
उधर कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। तो 1945 से लेकर आगामी 4.5 दशकों का इतिहास, यानी 45 से लेकर और 90 तक का इतिहास, यह इतिहास कोल्ड वॉर का इतिहास है। 1990 तक का इतिहास ये कोल्ड वॉर का इतिहास है। दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें राजनीतिक परिवर्तन भी हो रहे हैं, आर्थिक परिवर्तन भी हो रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन भी हो रहे हैं, वो सारे परिवर्तन चल रहे हैं। लेकिन ऊपर इंटरनेशनल सिस्टम जो कायम है उसको कहते हैं बाइपोलर वर्ल्ड, दो महाशक्तियां हैं। बाकी जितनी भी शक्तियां हैं दोनों महाशक्तियों की चेड़ी है। चेड़ी का मतलब है कि दे आर जस्ट गोइंग टू वर्क एज द सबऑर्डिनेट्स। चाहे वो ब्रिटेन हो या फ्रांस हो, अब उनका वह रुतबा नहीं रहा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध अपने आप में एक क्रांति थी। उसने कई महत्वपूर्ण चीजें लाई। पहली तो यूरोप के 5 शताब्दियों की सर्वोच्चता का अंत कर दिया। इट एंडेड द सुप्रीमेसी ऑफ यूरोप सिंस द लास्ट 5 centuries. After that, it paved the way for the rise of USA as well as USSR as the 2 superpowers. या यूएसए और यूएसएसआर को 2 महाशक्तियों के रूप में स्थापित कर दिया। और इट इनकरेज डीकोलोनाइजेशन, इसने उपनिवेश मुक्ति को प्रोत्साहन दिया। एज द रिजल्ट ऑफ विच देयर वाज द राइज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड एंड द बिगिनिंग ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो एक तरफ कोल्ड वॉर शुरू हुआ, दूसरी तरफ नॉन अलाइनमेंट गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ, तृतीय विश्व का उद्भव हुआ, दोनों महाशक्तियों के बीच टकराहट होती रही और दुनिया के जो बाकी देश है वो इस शक्ति के पीछे लग्गू या उस शक्ति के पीछे लग्गू रहे। और जो कुछ उन दोनों में से किसी के पीछे जाना पसंद नहीं किया, कम से कम खुले रूप में, वो अपने आप को नॉन अलाइन मूवमेंट से जोड़ने की कोशिश करने लगे। तो चलिए पूरे 4.5 दशकों तक, या आप 4 दशक ही काउंट कर ले, यहां पर बहुत ज्यादा वर्षों के लेकर हम लोग बहुत ज्यादा चिंतित ना हो। यू कैन काउंट इट लिबरली, आप उसको 45 ईयर्स कह लें, 40 ईयर्स कह लें। तो उसमें क्या है कि पूरा शीत युद्ध चलता रहा। अब यहां पर मैं बताना यह चाहूंगा कि आप या तो आगे से पीछे जाएं या पीछे से आगे आएं, बात वही है। जैसे कोई अगर हमें कहे कि भाई 1990 के दशक में बदलाव कैसे हुआ, तो पहले हमारा ध्यान यह जाएगा कि 1990 के दशक में जो बदलाव हुआ उसका कारण तो उससे पीछे जाएगा। तो चलो 1990 के दशक में होने वाले बदलाव को हम कहाँ ढूंढे, तो हम मेमोरी में लाते हैं तो लगता है कि भाई 1970 के दशक में जो तेल संकट जैसी चीज आई वह उसका कारण कहीं ना कहीं रहा होगा। चलिए अब कहें भाई अब 70 के दशक में पीछे आए, तो बोले 70 के दशक में जो घटनाएं हो रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कायम हो रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बन रही है और जिस तरह की नीतियां अपनाई जा रही है, उसकी जड़ कहाँ जाती है। तो चलता है कि अरे चलो 1945 में जो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो अरेंजमेंट हुआ वो कारण था। अब 1945 में आए तो वो भाई 1945 में जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो हुआ कि भाई उसके लिए तो आपको चलना पड़ेगा थोड़ा पीछे। 1919 में जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का जो अरेंजमेंट है वहां पर जाइए। तो फिर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के अरेंजमेंट पर आए तो कहें नहीं थोड़ा और पीछे जाइए, आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर जाइए। चलिए हम और पीछे हो गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण कहा आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को क्या देख रहे हैं, अरे उसकी जड़ तो 19वीं सदी की अर्थव्यवस्था राजनीति में है। So you have to find it out in the economy of 19th century and the political relations in 19th century. तो आपको उसको खोजने के लिए फिर आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जाना पड़ेगा, इंपीरियलिज्म में जाना पड़ेगा, राइज ऑफ मार्क्सिज्म में जाना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि एरिक फॉक्सबॉम ने कहा कि लॉन्ग 19th सेंचुरी, लॉन्ग 19th सेंचुरी का मतलब हुआ कि 19वीं सदी की शुरुआत 1801 में हुई और इसकी समाप्ति 1914 में हुई। माने 115 वर्षों की सदी थी। इसको आप छोटी सदी ना माने। हाँ, 20वीं सदी को उन्होंने शॉर्ट 20th सेंचुरी कहा। क्यों कहा वो भी बताता हूं। तो चलिए लॉन्ग 19th सेंचुरी तो पूरे कान में 19th सेंचुरी में पहुंच गए। तो फिर पता चला कि भाई ये औद्योगिक क्रांति हो रही है, फ्रांस की क्रांति हो रही है, ये सब घटनाएं हो रही, इतने सारे बदलाव आ रहे हैं, राष्ट्रवाद आ रहा, साम्राज्यवाद आ रहा, नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, बड़े बड़े चिंतक आ रहे। कार्ल मार्क्स की सदी है ये कार्ल मार्क्स के साथ आप देखेंगे तो इस काल का एक बहुत बड़ी चिंतक के रूप में आपने डार्विन को देखा। चार्ल्स डार्विन की सदी है ये। और फिर जस्ट 19th सेंचुरी के एंड में कहीं ना कहीं एक जो प्रमुख
फ्राइडीय मनोविश्लेषण, आपने सिगमंड फ्राइड का नाम सुना होगा। सिगमंड फ्राइड भी पैदा हो गया तो एक मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी, एक बौद्धिक के क्षेत्र में भी क्रांति हो गई। तो ये सब बदलाव हो रहे हैं, इसकी जड़ कहाँ है कि भाई आपको 18वीं सदी जाना पड़ेगा। अब 18th सेंचुरी में आए तो बोलेंगे 17th सेंचुरी का साइंटिफिक रेवोल्यूशन आपको देखना पड़ेगा। वहां गए तो कहा आप वहां कहाँ देखते हो, आप 16th सेंचुरी के रेनेसां और रिफॉर्मेशन को पकड़िए। जब रेनेसां रिफॉर्मेशन में गए तो कहा आप उसको मत पकड़े, आप और पीछे जाइए, आप 15th सेंचुरी में जो सी वॉयेजेज है उसको देखिए। वहां देखा तो कहा कि हाँ सी वॉयेजेस देखना है तो आप कॉन्स्टेंटिनोपल का डिक्लाइन पहले देखिए और इस्लामी विश्व और ये यूरोपीय देशों के बीच की टकराहट देखिए, और उसके लिए आपको क्रूसेड्स में जाना पड़ेगा। क्रूसेड में जाएंगे तो कहेंगे अब चलिए अब इस्लाम का उद्भव देख लीजिए और देखिए कि मध्यकालीन यूरोप में फ्यूडलिज्म को आप समझिए। अब उसको समझने के लिए हम पीछे आए तो बोले कि अच्छा फ्यूडलिज्म वैसे कैसे समझेंगे, आपको पहले थोड़ा सा रोमन इंपायर समझना पड़ेगा, बिजेंटियन इंपायर समझना पड़ेगा, आपको ब्लैक डेथ समझना पड़ेगा। अब लेते हुए खींचते हमें वो चले आए एंशिएंट यूरोप में। अब एंशिएंट यूरोप में रोमन इंपायर जब देखने लगे आपको यहां भी नहीं देखना है, आपको और पीछे जाना है। अब कहां जाऊं, तो कहा रोमन इंपायर से पहले आप देखें यूरोप में कि किस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में कायम थी, और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं ग्रीक सिविलाइजेशन में जाना पड़ेगा। और ग्रीक सिविलाइजेशन से पहले आपको कैल्कोलिथिक और नियोलिथिक में जाना पड़ेगा, यानी ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल में। तो कुल मिलाकर वहां ले आते हैं जब इंसान पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था। यही है प्रेजेंट एंड द पास्ट। हमारे वर्तमान के अतीत को समझना इतिहास है। लेकिन माय स्टूडेंट्स, यहां हम केवल आपको 1990 का दशक बता रहे हैं। वो सारी चीजें जड़ में है, लेकिन आपसे अपेक्षा यह है कि समथिंग ऑफ एवरीथिंग, सारे परिवर्तनों को संक्षिप्त में जानिए, आप में अतिरिक्त आत्मविश्वास आएगा। देखिए, अब विश्व का रूपांतर 1990 के दशक में, आपके दशक में, हम इसको आपके दशक कहते हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज। क्या हुआ, तो चलिए पहले पकड़ते हैं, चूंकि तकनीकी को ही पकड़ते हैं, प्रौद्योगिकी विकास। अब कहेंगे आप क्या मैं विशुद्ध हिंदी में दिया? नहीं, इसका मैंने इंग्लिश में भी साथ में दिया है, लेकिन इस डायग्राम को दोनों लैंग्वेज में एक प्लेस पर रखना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, तो इसलिए इसको दो अलग अलग रखा है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अब दोनों को मैं साथ साथ दिखाता जाऊंगा। तो ये हुआ प्रौद्योगिकी विकास। तो प्रौद्योगिकी विकास क्या है? तो सूचना क्रांति इसी काल में हुई। सबकी जड़ में एक बहुत बड़ी तकनीकी क्रांति है, सूचना क्रांति। अब सूचना क्रांति में क्या हुआ, तो 1980 के दशक में हम लोग उस समय करंट अफेयर्स में लिखा करते थे एज ए स्टूडेंट कि 1980 के दशक में आप देखेंगे डायरेक्ट डायलिंग सिस्टम डेवलप हुआ, जो कि भारत में भी सी डॉट स्थापित हुआ था। सैम पित्रोदा ने राजीव गांधी के समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो डायरेक्ट डायलिंग सिस्टम टेलीफोन में, और फिर पहले हम लोग उस टीवी को भी देख चुके हैं जो अलग अलग, जिसको एक नेशनल टेलीविजन होता था, जो टेलीवाइज 1 या 2 चैनल्स काम करते थे। उसके बाद आ गया सैटेलाइट टीवी का युग, अमूमन 1888 से शुरू हुआ है, 1880s का दशक आप मान के चलिए। तो सैटेलाइट टीवी का मतलब है कि सारे प्रोग्राम एक ही जगह से अब टेलीवाइज पूरी दुनिया को किया जा सकता था, और पूरी दुनिया उसका आनंद एक प्रोग्राम को ले सकती थी। तो दिस वाज द सेकेंड वन। थर्ड वन, जो वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ, जिसमें आपने टिम बर्नर्स ली का नाम सुना होगा, जो ब्रिटिश वैज्ञानिक था, और 1995 से ये ऑपरेटिव हो गया, 1995 से। तो जिसको इंटरनेट बोलते हैं, वो एक बहुत बड़ी क्रांति अपने आप में थी। तो ये जो सूचना के क्षेत्र में क्रांति हो रही है, उसका कई क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब वन बाय वन हम पकड़ते हैं। चलिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में संकट। अब क्या है कि आपको यह जानना पड़ेगा कि सोवियत रूस, पीछे की तरफ, थोड़ा सा पीछे से आपको लाना पड़ेगा, लेकिन इस समय मुझे सिर्फ यही रखना है, क्योंकि पहले हम विश्व में होने वाले बदलाव आपको बताएं, और फिर हम भारत में होने वाले बदलाव आपको बताएंगे। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या था, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता होती, और समाजवादी अर्थव्यवस्था की भी अपनी विशेषता होती है। जैसे जब 1917 की रूसी क्रांति हुई, व्हेन रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 अकर्ड, तो उसके बाद एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल स्टालिन के अंतर्गत तैयार हुआ। लेनिन ने भी कोशिश की थी, लेकिन एक सोवियत रूस का प्रधान था स्टालिन, उसके अंतर्गत एक मॉडल तैयार हुआ, दैट वाज यू कैन से सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल। उसको आप सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल मानिए। उसकी खासियत क्या है, तो उसकी खासियत यह है सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल की, कि उसमें पूरी अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में रखी गई।
तो शुरू शुरू में उसकी काफ़ी तरक्की हुई। तरक्की इसलिए हुई कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी इकोनॉमी होती है, वो मुनाफे पर आधारित होती है। मैं कई बार कैपिटलिज्म पर आपको लेक्चर दे चुका हूँ और इसमें मेरा स्कोप वैसा नहीं है कि मैं डेप्थ में जाकर एक एक बिंदु को बता सकूं, इसलिए थोड़ा आपको संक्षिप्त में काम चलाना होगा। वैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ कि जैसे देखो, इसको मान लीजिए आप सोशलिस्ट समाजवादी इकोनॉमी का मॉडल है और इसको मान लीजिए पूंजीवादी मॉडल है। तो पूंजीवादी मॉडल की एक ताकत क्या होती है कि उसमें आपको व्यक्तिगत मुनाफा, यानी उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट होता है। तो आप कहीं जो वर्क करोगे, पूंजी लगाओगे, तो उसका उत्प्रेरणा यह है कि आपको पर्सनल मुनाफा मिलेगा, तो हम सभी प्रोडक्शन के लिए जान लगा देते हैं। लेकिन उसमें एक यह है कि चूंकि वो मुनाफा पर चलता है तो पूरी इकोनॉमी उसमें आबाद नहीं हो पाती है। जैसे आप लोग चूज करेंगे कि भाई ये एरिया में हमको इन्वेस्ट करने में फायदा है और गवर्नमेंट उसमें न्यूट्रल रहेगी, नाइट वॉचमैन का काम करेगी, तो लोग केवल इसी एरिया में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये एरिया अनरियलाइज्ड रह जाता है। सोशल सेक्टर में ये जिसको आप कहते हो शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी आदि क्षेत्र में ये निवेश करने में रुचि लेते नहीं, इनको तो मुनाफा चाहिए। तो उससे क्या होता है कि ह्यूमन कैपिटल पिछड़ जाता है। तो धीरे धीरे इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि विषमता आती जाती है। कुछ लोग होते हैं जो काफी धनी हो जाते हैं और कुछ लोग निर्धन रह जाते हैं। तो अब धनी लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग निर्धन हो रहे थे, उस समय इस बात को नहीं समझ पा रहे थे वे कि वही निर्धन लोग उनके बाजार भी है, उनके मार्केट भी है। तो चूंकि वो निर्धन लोगों की सूद नहीं लेते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि उनका खुद का मार्केट सिकुड़ जाता है और वह फिर एक मंदी की मार के शिकार हो जाते हैं। तो इसकी अपनी समस्या थी। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी का प्लस पॉइंट ये है कि स्टेट यहां पर डायरेक्ट आ जाता है निवेशक, उत्पादक और वितरक के रूप में। तो ये क्या करता है कि एक एक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में निवेश करेगा। ह्यूमन कैप ये निर्धारित करेगा कहां निवेश होना चाहिए, व्यक्तिगत मुनाफा के लिए नहीं बल्कि वह कल्याण के लिए। तो वो हर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को तय करेगा। तो वो हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, R&D में, हर जगह वो बढ़ चढ़ कर निवेश राज्य स्वयं करेगा। और फिर वो हर एरिया में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में राज्य स्वयं आगे बढ़कर निवेश करेगा। तो शुरू में क्या हुआ कि इसकी इतनी प्रगति हुई कि पूरी इकोनॉमी फ्लो करती चली गई और उसमें यह लगा कि पूरी इकोनॉमी एक बहुत प्रगतिशील डायरेक्शन में चली गई। सोवियत रूस में आप यही समझे कि 1917 में जब क्रांति हुई थी, 1927 में, 1927 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसकी यात्रा स्वतंत्रता से पहले की थी, तो उनको लगा कि हम हेवन में आ गए, स्वर्ग में आ गए। गरीबी का नामो निशान नहीं, हर लोग एक खास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अब जी रहे हैं। तो होता क्या है कि 40% तक ग्रोथ हो गया उसका ईयरली, 40% ईयरली ग्रोथ, कैन यू इमेजिन। और 400%, कुछ वर्षों में 400% ग्रोथ हो गया सोवियत रूस की इकोनॉमी का। तो ये इसलिए कि जो अनरियलाइज सेक्टर था, वो सारे सेक्टर में सरकार ने, लेकिन इसकी दो समस्याएं या दो खामियां होती है। एक खामी ये होती है कि इसमें धीरे धीरे कौन चलाएगा। अगर राज्य के अंतर्गत इकोनॉमी है तो राज्य की तरफ से या राज्य की ओर से हु विल रन द इकोनॉमी, तो नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट्स। और एक बार जहां नौकरशाही घुस गए वहां पर लाल फीताशाही आ जाती है, उसको रेड टैपिज्म कहते हैं। जल्दी आपका कोई फाइल खिसक नहीं पाता, जिसको आप लाल फीताशाही। और दूसरा भ्रष्टाचार, करप्शन। तो इस कारण से इसमें स्टैग्नेशन आने लगा। तो खैर चलिए, इसकी जो समस्या थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, वह समस्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को केनेसियन अर्थशास्त्र ने एक तरह से टाइमली इंजेक्शन देकर सुलझा दिया। जो मैं कई बार केनेसियन अर्थशास्त्र आपको समझा चुका हूं, तो शायद आप इस बात को समझ रहे होंगे। लेकिन जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसमें टाइमली सुधार नहीं हुआ, तो इस अर्थव्यवस्था में एक स्टैग्नेशन आ गया, मतलब कि उसकी वो कमजोर पड़ने लगी। तो इस कारण से अब जो शीत युद्ध या कोल्ड वॉर चल रहा था, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सोवियत रूस प्रतिस्पर्धा करने में विफल होने लगा। और पूर्वी यूरोप के जो समाजवादी देश थे, द सोशलिस्ट कंट्री ईस्टर्न यूरोप, दे वर फेसिंग देयर ओन प्रॉब्लम। तो क्या हुआ कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसका डिक्लाइन होने लगा। तो इस कारण से यहां पर शीत युद्ध का अंत हो रहा है, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। एक 1990 के दशक में जब आप लोग पैदा हुए थे तब तक शीत युद्ध का अंत हो चुका था। दूसरा, केनेशियन मॉडल पर आधारित पूंजीवाद में अवरोध। अब उसके लिए आपको 1970 के दशक में मैंने आपको तेल संकट बताया है
केन्स ने एक समाधान दिया था कि देखिए, अगर किसी पेशेंट को इन्फ्लुएंजा हो तो अमुक टैबलेट खिलाइए, वो अमुक टैबलेट से उसका इन्फ्लुएंजा ठीक हो जाएगा, परंतु उसको डिसेंट्री शुरू होगी। तो डिसेंट्री शुरू हो तो जब जब उसका इन्फ्लुएंजा का प्रभाव कम हो जाएगा और जब डिसेंट्री का सिम्टम्स आने लगेगा तो आप इस मेडिसिन को रोककर इस मेडिसिन को खिला दीजिए। ओके, तो उनका यह समाधान था। अब 1970 का जब तेल संकट आया तो उस ऑयल क्राइसिस में ऐसा देखा गया कि जब डॉक्टर पेशेंट के पास पहुंचा तो उसको देखा कि ही इज सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंजा एंड डिसेंट्री बोथ। उसको इन्फ्लुएंजा भी और डिसेंट्री भी। तब कहा कि भाई अब हम तो अब इसका ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते। केन्स महोदय तो 1946 में उनका डेथ हो चुका था। अब ये इन्फ्लुएंजा और डिसेंट्री की गुत्थियां अगर आपको समझनी है तो आप हमारा लेक्चर जस्ट मैंने कुछ दिन पहले दिया है बजट के समय कि बजट बीमार अर्थव्यवस्था एंड जीएम केन्स, आप डालिए मेरे नाम से और यूट्यूब पर उसको देखिए। अब उसको मैं दोबारा यहां समझाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम तो क्या हुआ कि केनेसियन अर्थशास्त्र भी अब विफल होने लगा। उसी क्रम में दो अर्थशास्त्री जो आप उसी लेक्चर में आप समझ जाएंगे, हम दोनों अर्थशास्त्रियों के नाम मैंने दिए हुए हैं, फ्रेडरिक हायेक और मिल्टन फ्रीडमैन, जो लगभग केन्स के समकालीन थे। उसे थोड़ा सा जूनियर मिल्टन फ्रीडमैन ज्यादा है और फ्रेडरिक हायेक थोड़ा सा 6 to 8 ईयर्स जूनियर है। तो वो उस समय भी हायेक और फ्रीडमैन ये कह रहे थे कि देखिए केन्स महोदय का समाधान सही नहीं है, लेकिन उस समय उनकी बात नहीं मानी गई थी। अब जब केनेसियन मॉडल जब में गतिरोध आ गया और उसको बड़े राज्य की वो बात मैक्सिमल स्टेट की करता, तो ये बात फ्रीडमैन कहा भाई मार्केट को फ्री करिए। वो फ्रीडमैन ने कहा कि भाई मनी सप्लाई के द्वारा अर्थव्यवस्था को बचाइए। थोड़ा टेक्निकल पहलू, इसलिए मैं आपसे यहाँ पर आई एम जस्ट सीकिंग पार्डन एंड गिविंग यू सजेशन। उस लेक्चर पर जाइए, उस लेक्चर को आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो क्या हुआ कि इसी के आधार पर 1989 में जो उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, और उस प्रेसिडेंट में एक राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन थे और दूसरी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी, उसका नाम था श्रीमती मार्गरेट थैचर। तो दोनों के बीच एक वार्ता हुई। उस वार्ता के आधार पर एक सहमति बनी। उस सहमति को कहते हैं, एक्चुअली एक विलियमसन नामक अर्थशास्त्री था, उसने उसका नाम दिया वाशिंगटन सहमति। तो वाशिंगटन सहमति यानी वाशिंगटन कॉन्सेंसस। तो उसमें क्या तय हुआ कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को खोल दिया जाए। और क्योंकि जो केनेसियन अर्थशास्त्र था उसका कहना था कि राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों के बीच संतुलन हो, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों हितों के बीच संतुलन हो। क्योंकि अगर कमजोर अर्थव्यवस्था को आप प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो फिर इंटरनेशनल इकोनॉमी नहीं चल पाएगी, क्योंकि जो कमजोर अर्थव्यवस्था है वो बगावत कर जाएंगे और आपके नियमों को नहीं मानेंगे। तो उसका बहुत हद तक व्यवहारिक दृष्टिकोण था, लेकिन उस बात को नहीं माना गया और वाशिंगटन सहमति में तय हुआ कि दुनिया को खुलवाइए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को। तो जब आप लोगों ने होश संभाला तब तक दुनिया खुल चुकी थी। तो उसमें क्या है कि आप देखो, पहले क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेड होता था उसमें पहले ट्रेड हुआ करता था, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स था वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हुआ करते थे और सेवा क्षेत्र हुआ करते थे। लेकिन अब सेवा क्षेत्र में भी आप देखोगे कि अब उसमें बहुत तरह के नए नए क्षेत्र जुड़ गए, जैसे बौद्धिक संपदा कानून को उसमें शामिल कर दिया गया, फिर उसमें माने जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फिर एग्रीकल्चर को शामिल कर दिया गया। अब एग्रीकल्चर को शामिल करना इसलिए उचित नहीं था कि दुनिया में खाद्य सुरक्षा तो उसी से मिली है। तो खाद्य जो देश चाहेंगे भाई हम अपने पीपल को खाद्य सुरक्षा दे, जो गरीब निर्धन देश हैं उनको भी आप कहते हो कि भाई आप अपने बाजार को खोलिए। वो बेचारे निर्धन हैं किसान, वो कैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बर्दाश्त कर पाएंगे। खैर, लेकिन फिर भी खोल दिया गया जबरन। तो अब जब वो अर्थव्यवस्था खुल गई तो इसको कहा गया आर्थिक उदारीकरण, नव उदारवादी आर्थिक नीति इसी को कहते हैं कि दुनिया में जो अर्थव्यवस्था थी उसमें जो प्रोटेक्शन अलग अलग नेशंस को मिला हुआ था वो प्रोटेक्शन तोड़ दिया गया। अब इसके बाद यह परिवर्तन देकर शीत युद्ध का अंत और आर्थिक उदारीकरण। लेकिन आर्थिक उदारीकरण में आप अगर हमारे डायग्राम को देखेंगे, एक नजर डालिए, मैंने आपको इंग्लिश में भी मैं यहां पर बता दूं कि इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, डायरेक्ट डायल सिस्टम, सैटेलाइट टीवी, इंटरनेट, थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और यहां पर ही आपको इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है, क्राइसिस इन सोशलिस्ट इकोनॉमी, आई हैव जस्ट डिस्कस्ड, एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में कितने फैक्टर काम कर रहे हैं उसको देखिए। जैसे अब देखिए प्रौद्योगिकी विकास, इसको मैंने एक कारक बनाया है, एरो यहां डाला है।
मतलब जब तक ये प्रौद्योगिकी विकास नहीं होता, दुनिया की अर्थव्यवस्था को आप खोलते कैसे? जो जिस आपने सेवा क्षेत्र में भी बैंकिंग को आपने इंटरनेशनल ट्रेड में रख दिया, तो बैंकिंग आपकी न्यूयॉर्क से कैसे ऑपरेट करेगी बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दुनिया में? या आपके बहुत सारे जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड जो आप इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो कैसे संभव है? तो इसके लिए क्या होना है? तो ये सिस्टम आनी है। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था में संकट, तो शीत युद्ध का अंत हुआ, क्योंकि दुनिया पहले बटी हुई थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। आपके युग में समाजवादी अर्थव्यवस्था बिखर गई। आज जब से आपने होश संभाला, उस समय से आपने रूसी क्रांति, समाजवाद, मार्क्सवाद की केवल दुखद कहानियां और बुरी कहानियां सुनी है। इसलिए जो आप लोगों का जनरेशन है, वो कभी समाजवाद, मार्क्सवाद, वामपंथ के प्रति एक दूसरे प्रकार का रिजर्वेशन रखता है। ऐसा मैंने महसूस किया अपने लेक्चर के दरमियान। अब मैं कहां तक सत्य हूं यही आप बताएंगे। अधिकतर, सभी नहीं लेकिन कुछ। तो क्या है कि जो उसी समय से विचार है वह राइट ऑफ द सेंटर जाना शुरू हुआ, पूंजीवाद। जब समाजवादी व्यवस्था जब बिखर गई, तो उसमें एक अमेरिकी चिंतक था, अमेरिकी थिंक टैंक, उसका नाम था फ्रांसिस फुकुयामा। उसने बड़े ही गर्व से कहा, देयर इज द एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंत हो गया। और क्योंकि उसने कहा कि इतिहास कॉन्फ्लिक्ट से चलता है, द्वंद्व से चलता है, मतलब संघर्ष से चलता है, लेकिन अंतिम रूप में चूंकि उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था की जीत हुई, देयर इज द विक्ट्री ऑफ द लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल इन द वर्ल्ड एट द डिमाइस ऑफ सोशलिस्ट मॉडल। और समाजवादी अर्थव्यवस्था ने सदा के लिए घुटने टेक दिए। इसलिए अब संघर्ष का अंत हो गया, इसी के साथ इतिहास का अंत हो गया। बहुत इस मुद्दे पर बहुत बबेला हुआ था, लेकिन उसके एक वर्ष के बाद ही सैमुअल पी हंटिंगटन, एक दूसरे अमेरिकी चिंतक जो कहीं ना कहीं उसके गुरु भी रह चुके थे फुकुयामा के, तो उन्होंने एक दूसरा विचार दे दिया, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा कि नहीं, संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। पहले जो कोल्ड वॉर में विचारधारा का संघर्ष था, अब वो सभ्यताओं अथवा संस्कृतियों का संघर्ष बन गया। तो खैर इस तरह से चलते रहे, पूंजीवाद अपना सिंहनाद करता रहा। और जब पूंजीवाद सिंहनाद कर रहा था तभी आप लोग आए। तो आप लोग कि जब से होश संभाला तब से आपने समाजवाद और वामपंथ का डिसग्रेस देखा और कैपिटलिज्म का प्रोग्रेस देखा है। तो ये इस तरह, लेकिन आप समझें कि आपके पता नहीं कौन उस समय फादर तो नहीं, ग्रेट ग्रैंडफादर होंगे, या उनसे भी पहले की स्थिति हो सकती है, मतलब ग्रैंडफादर से ग्रेट ग्रैंडफादर होंगे। उस समय उन्होंने अगर 1929-30 की जिसने आर्थिक मंदी देखी होगी, उस समय जो पूंजीवाद का दृश्य देखा होगा, 2008-9 में आप ही लोग देख रहे हो पूंजीवाद की जो दुर्गति हुई, या फिर जो कोविड-19 के समय में जो मजदूरों की हालत देखी होगी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका भी थोड़ी सी समझ कि समाजवाद भी कुछ बातें उचित कहता था, वो हो सकता है अब आप लोगों की समझ में भी ये बातें आ रही हो। तो वाशिंगटन सहमति, आर्थिक उदारीकरण। अब यहां पर तो तीन चीजें आई, शीत युद्ध का अंत, केनेसियन मॉडल का पतन, वाशिंगटन सहमति, और इधर हमने तकनीकी, इन तीनों को मिलाया। आप लोग को इंग्लिश में भी दे दिया है, आप लोग देख लेना। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में तीन फैक्टर काम कर रहा है, ये और ये तीनों। अब मुद्दा उठता है कि क्या इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ही भूमंडलीकरण है? अगर एक तरह से कहो तो होना तो नहीं चाहिए था। जब भूमंडलीकरण की बात है तो भाई राजनीतिक क्षेत्र में करो, आर्थिक क्षेत्र में करो, सामाजिक क्षेत्र में करो, सांस्कृतिक क्षेत्र में करो। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में कोई विश्व सरकार तो आई नहीं, कोई ग्लोबल गवर्नमेंट तो आया नहीं, ना ही सामाजिक क्षेत्र में आपने दुनिया को जनसंख्या प्रवास के लिए खोला है, पॉपुलेशन पर रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, लेबर पर रिस्ट्रिक्शन आपने लगाया हुआ है। सांस्कृतिक क्षेत्र में आप पश्चिमी संस्कृति ग्लोबलाइजेशन के नाम पर फैला रहे हो, फिर भी दुनिया को कह रहे हो कि भाई आप लोग पढ़िए, दिस इज ग्लोबलाइजेशन। तो यह ग्लोबलाइजेशन केवल इकोनॉमिक फील्ड में, तो उन्होंने जो ग्लोबलाइजेशन कायम किया उसका बल इकोनॉमिक फील्ड में ज्यादा है। इसलिए एक तरह से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एक मेजर फैक्टर बना इस ग्लोबलाइजेशन के लिए, भूमंडलीकरण के लिए। सही मायने में यह भूमंडलीकरण नहीं था। तो खैर एनीवे, अब ये परिवर्तन आपको दिखा। अब देखिए, जब ये भूमंडलीकरण आया तो उसके लिए आपको वेस्टफेलिया सिस्टम पीछे जाओगे तो पहले नेशन स्टेट हुआ करता था। तो जो नेशन स्टेट है वह नेशन स्टेट जिसको राष्ट्रीय राज्य कहते हैं, जिसमें एक निश्चित बाउंड्री होती थी, सॉवरेन गवर्नमेंट होती थी, और गवर्नमेंट को पूरा राइट था कि वह अपने क्षेत्र के अंतर्गत पूरा नियंत्रण रखता था। अब वैसे जो नेशन स्टेट थे
उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय या वित्तीय निगम थे, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, उनका निर्देश मानना। आगे चूंकि 1995 में डब्ल्यूटीओ का निर्माण हुआ, तो डब्ल्यूटीओ का निर्देश मानना, यह निर्देश मानना इस गवर्नमेंट के लिए आवश्यक बताया। तो धीरे धीरे उसकी जो नेशनल सॉवरेनिटी है उसे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज उसको करना पड़ा। अब उसमें एक बात और भी है, आपको विदेशी निवेश के लिए अपने आप को खोल रहे हो, विदेशी व्यापार के लिए खोल रहे हो, तो आप हर चीज के लिए खोल रहे हो, विदेशी निवेशक के लिए खोल रहे हो। तो अब चूंकि जो नेशनल गवर्नमेंट है उसकी स्थिति थोड़ी कमजोर हुई, और कुछ हद तक रीजन को या क्षेत्र को राइट मिला कि वह बाहर के निवेशकों को अपने यहां स्वागत कर सकता है, उनसे वार्ता कर सकता है, निवेश को प्रोत्साहन दे सकता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो अलग अलग जो क्षेत्र थे उनमें धीरे धीरे एक तरह से एग्रेसिवनेस आता गया। वे अपने आप को एक अलग पहचान के रूप में देखने लगे। उनको लगा कि अगर हम सबके साथ रहेंगे तो हम निर्धन बने रहेंगे, अलग हो जाएंगे तो हम ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और ज्यादा हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी। तो वैसे बहुत सारे दुनिया के क्षेत्र थे जो सेपरेटिज्म की तरफ वो चल दिया उन्होंने, और सेपरेटिज्म की तरफ चल दिया तो उसको कहा गया सब नेशनलिज्म। और कई राष्ट्र सब नेशनलिज्म के कारण टूटे भी, जैसे 2011 में आप देखिए सूडान ही टूट गया, या इस तरह का बहुत जगहों पर सब नेशनलिज्म की मांग है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग दुनिया में बहुत सारे देशों में। आप और छोड़िए, स्कॉटलैंड को देखिए, आप कैटलोनिया को देखिए, ये जो स्पेन में, और ये सब क्या है, एक ग्लोबलाइजेशन ने एक तरह से सब नेशनलिज्म को प्रोत्साहन दिया। अब चूंकि कोल्ड वॉर का एंड हुआ तो हमने यहां पर एक चीज दिया, इमरजेंस ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड। इस तथाकथित भूमंडलीकरण ने पहले एक ध्रुवीय विश्व का विकास किया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका सोल पावर के रूप में इमर्ज किया, और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने प्रभाव क्षेत्र नेटो के माध्यम से बढ़ाना शुरू किया। यूएनओ पर तो उसका वर्चस्व था। आरंभ में सोवियत रूस, अभी व्लादिमीर पुतिन तो बहुत बाद में फिर एक्टिव हुए, लेकिन 1990s में यूएसए का कोई कंपटीशन नहीं था। चीन भी उस समय उसके अगेंस्ट में खड़ा नहीं हो पा रहा था। और जो यूरोपीय यूनियन जो गठित हुआ, जिसको कहते हैं उसमें यूरोप का एकीकरण को भी प्रोत्साहन मिला है, वह यूरोपीय यूनियन भी संयुक्त राज्य अमेरिका के मुकाबले खड़े होने के लिए तैयार नहीं था। तो एक तरह से यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव पूरे वर्ल्ड में ज्यादा हो गया, इतना तक यह वर्ल्ड लीडरशिप की तरफ चला गया। इसने एक कॉन्सेप्ट लाया था उस समय, मैं आपको बताऊं आज भी है वो कॉन्सेप्ट, उसको कहते हैं एक R2P का कॉन्सेप्ट था। उसका मतलब, उसका ये कहना था कि अगर किसी देश में उसकी सरकार एथनिक क्लिंसिंग कर रही है, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में है कि आप आंतरिक मामले में दखल अंदाजी मत कीजिए, तो उस दखल अंदाजी का उसका कहना यह था कि जो हम दखल अंदाजी नॉर्मल कंडीशन में भले ही ना करें, मगर अगर कोई सरकार एथनिक क्लिंसिंग कर रही है, अपने ही लोगों को मार रही है, तो उस समय वैसे लोगों को प्रोटेक्ट करना हमारा दायित्व हो जाता है, और यह डेमोक्रेसी का तकाजा है। और इस आधार पर वो कई राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगा। तो मतलब आप कह सकते हो कि इस प्रकार से, इसी बहाने या इसी एक्सक्यूज पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी शक्ति का विस्तार किया। तो शुरू में अगर हम 1990s के दशक में देखें तो शुरू में तो यही स्थिति रही, लेकिन बाद में चलकर वही यूनिपोलर से मल्टीपोलर बन गया। आज अगर आप देखिएगा तो मल्टीपोलर बन गया, लेकिन चूंकि हम 1990s में इमीडिएट क्या इंपैक्ट हुआ उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसे हम यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ हम चर्चा कर सकते हैं कि यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ वर्ल्ड चला गया। तो दैट्स वाई देखिए, अब इतने सारे परिवर्तन, एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं, फिर इंडिया पर आता हूं। आपने देखा, हाँ, एक चीज इसको तो हम लोग कैसे मिस कर सकते हैं, इस साइड में हमने रखा था, चूंकि इसका इंपैक्ट, एक्सपेंशन ऑफ इलीगल आर्म्स मार्केट एंड हियर टेररिज्म, आतंकवाद। अब ये आतंकवाद भी कहीं ना कहीं इसकी पूछ थी। आतंकवाद इसकी पूछ कैसे थी, तो कोल्ड वॉर के समय, जैसे देखो, कोल्ड वॉर के समय, शीत युद्ध के समय, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस दोनों ने एक बहुत बड़ा आर्म्स बाजार कायम किया था, अपने समर्थक देशों को खुलकर
हथियारों का निर्यात करते थे। तब वह ये भी नहीं जानते थे कि यह हथियार अंडरवर्ल्ड में भी जा सकता है, ये हथियार वैसे तत्वों के भी हाथ आ सकते हैं जो उपद्रवी हो सकते हैं, ये हथियार जनजाति लोगों के हाथ में जा सकते हैं, जो जो एक भोले भाले मासूम लोग हैं, वो भोले भाले मासूम लोग दे टर्न टू बी मिलिटेंट विद द यूज ऑफ द वेपन्स। तो AK-57, AK-47 ऐसे हथियार पूरी दुनिया में स्प्रेड करने लगे। एक घटना और भी हुई है, शायद आप लोग इतिहास में इस बात को, चूंकि ये आप लोगों से पहले घटना ये हो चुकी है नॉर्मली बहुत पहले, और आप लोग की मेमोरी में मुझे लगता है कि अब कहाँ का इतिहास कहाँ से देखना आपने शुरू किया। इतिहास में ये एरा है समकालीन, कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री। तो आप अगर देखेंगे तो एक्चुअली 1979 में, अगर आप इतिहास में थोड़ा पीछे पढ़ेंगे तो शायद आपको पता है कि अफगानिस्तान में सोवियत रूस का हमला हुआ था, जब सोवियत रूस हुआ करता था। तो सोवियत रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, तो उसमें सोवियत शीत युद्ध चल रहा था। ब्रेजनेव उसमें सोवियत रूस का प्रधान था, उसने अफगानिस्तान में सेना भेज दी थी। इस बात से संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत ज्यादा आहत हुआ था और उसने तुरंत सोवियत रूस को रोकने के लिए, उसी में पाकिस्तान को फायदा हो गया, पाकिस्तान को उसने सपोर्ट किया और पाकिस्तान से अपेक्षा की गई, पाकिस्तान की भूमि का उपयोग किया गया। लैंड वाज यूज्ड फॉर फाइटिंग अगेंस्ट रशियन कम्युनिज्म, कि भाई पाकिस्तान की भूमि का उपयोग करके सोवियत रूस से लड़ा जाए। तो उसमें क्या था कि अफगानिस्तान में बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स थे, बहुत सारे मुजाहिदीन उनको बोलते थे, स्वतंत्रता कामी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने स्वार्थ के लिए उन सबको हथियार आपूर्ति की और भड़काया। जैसे कहा जाता है कि खैबर पास पर वो एक अमेरिकन सैनिक जनरल था, उसका नाम ब्रिजेनेस्की था, जहां तक मुझे ध्यान है। एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में AK-56 लेकर खड़ा हुआ, कहा ये आपको मुक्त करेंगे। तो क्या हुआ कि उसी क्रम में जो अफगानिस्तान वाले मुद्दे पर सऊदी अरबिया की, चूंकि देखो इस्लाम में क्या है कि दो उग्र विचारधारा है। एक विचारधारा को कहते हैं बहावी। बहावी का तो बहुत ही लंबा इतिहास है, अब्दुल बहाव 18वीं सेंचुरी से। तो जो बहावी है वो कहता है कि इस्लाम को पैगंबर के युग में ले जाना है और उसके मूल स्वरूप में स्थापित करना है। लेकिन बहावी सभी आधुनिक तकनीकी और पश्चिमी तकनीकी से परहेज करते हैं। लेकिन उसी से एक दूसरा स्कूल आगे कायम हो गया, उसका आधार मिस्र में 19वीं सेंचुरी के अंत में तैयार हुआ था और उसे कहा जाता है सलाफी स्कूल। अभी जो मुस्लिम ब्रदरहुड या वगैरह आप नाम देखते हो, अधिकतर जो आप देखोगे इस्लामी विश्व में जो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आते हैं, वो कहीं ना कहीं सलाफी विचारधारा से प्रभावित होते हैं। उसका नाम होता है सलाफी। सलाफी का मानना है कि हमें इस्लाम को उसके मूल रूप में स्थापित करना है, पैगंबर के युग को फिर उस मॉडल को, उस सक्सेस को पुनर्जीवित करना है, लेकिन हम पश्चिमी तकनीकी का भी उपयोग करेंगे और जहां तक हो सकेगा हम पश्चिमी वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग करके अपनी स्थिति को मजबूत बनाएंगे। मतलब उनका यह कहना है कि हम अपनी स्थिति को उससे मजबूत बनाएं, अगर उससे इस्लाम का संवर्धन हो रहा हो तो हमें कोई परहेज नहीं करना चाहिए। तो जो सऊदी अरब का क्षेत्र है वो पहले बहावी विचारधारा के प्रभाव में था और आगे चलकर वो चला गया सलाफी विचारधारा के प्रभाव में। तो आप लोग एक व्यक्ति का नाम तो जानते होंगे, और जो अल कायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन। तो एक्चुअली ओसामा बिन लादेन और एक अब्दुल्ला आजम करके, अब्दुल्ला आजम थोड़ा सीनियर थे और ये ओसामा बिन लादेन जूनियर, तो ये दोनों अफगानिस्तान में संयुक्त राज्य अमेरिका के अपील पर ये सब लड़ने आए थे रूसी मुजाहिदों के अगेंस्ट में। अब यहीं से उनका कैरियर शुरू हो गया। अब अनुमान आप कर सकते हो कि दुनिया में इस तरह की चीजों को किसने भड़काया। आज संयुक्त राज्य अमेरिका इनोसेंट बनता है, दुनिया में कहता है वही संयुक्त राज्य अमेरिका। जब उस पर 9/11 का हमला हुआ अल कायदा के द्वारा, तो फिर उसने नारा दिया कि या तो आप अमेरिका के साथ हैं या फिर आतंकवाद के साथ। उनसे जरा यह पूछा जाता कि महानुभाव, ये इसको पैदा किसने किया? या तो यूरोपीय शक्तियों ने पैदा किया जिसने अरब क्षेत्र में जाके उत्पात मचाया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, आपने पेट्रोलियम भंडार लूटने के लिए वहां तरह तरह के कुकृत्य किए, या फिर आपने अफगानिस्तान के मामले में भड़काए। खैर चलिए, मैं इतना पर्सनल नहीं होता हूं, मैं आप लोगों को बताता हूं कि इतिहास की कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो आप लोगों को प्रकट नहीं हुई होगी। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि यह टेररिज्म भी, और जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई तो इसका विकास हुआ। तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ग्लोबलाइजेशन आया। तो ग्लोबलाइजेशन के युग में दो चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक जो ग्लोबलाइजेशन के युग में आना है, भूमंडलीकरण के युग में,
यानी ग्लोबलाइजेशन के युग में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो वो चीजें हैं उपराष्ट्रवाद, उपराष्ट्रवाद मतलब सब नेशनलिज्म, उपराष्ट्रवाद सब नेशनलिज्म, उपराष्ट्रवाद का मतलब है कि केंद्रीय सरकार जो केंद्रीय राष्ट्र है वो कमजोर हो रहा है, उसकी जगह पर जो डिफरेंट रीजन है वो अपना सिर उठा रहे हैं, स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, तो उसको आप सब नेशनलिज्म कहते हो। R2P इसी के अगेंस्ट में लाया था संयुक्त अमेरिका ने। R2P का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अमेरिकन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रोटेक्ट करें। तो इस आधार पर संयुक्त अमेरिका ने अपना प्रभाव क्षेत्र का और भी विस्तार कर लिया। दूसरा आता है आतंकवाद का प्रसार। अब इसका भी जो टेरर है उसका भी ग्लोबल नेटवर्क बन गया, यानी एक्सपेंशन ऑफ टेररिज्म। तो एक्सपेंशन ऑफ टेररिज्म, ये दो फैक्टर है जो ग्लोबलाइजेशन एरा में आपको दिखेंगे, और ये 1990s में आप लोगों के दशक में ही आया। तो देखो अब फायदा क्या हो रहा है, देखिए अच्छे पक्ष को और दोनों पक्ष को मैं दिखाता हूं। अब गौर करके देखते हैं अचीवमेंट क्या। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में हम इतना आगे बढ़े। ये सब तकनीकी कैसे आई, तो शीत युद्ध के काल में अपनी बढ़त बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों ने R&D पर बल दिया, उसी क्रम में सारी तकनीकी आ गई। हाँ, एक चीज तो और भी देखना है, ये चीज को हम कैसे नजरअंदाज, पर्यावरण संकट। अब पर्यावरण संकट भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जैसे 1960 के दशक तक चाहे जो भी चिंतक हो दुनिया के, वो सभी चिंतक यही सोचते थे कि भाई देखो प्रकृति के पास संसाधनों का अक्षय भंडार है, आप मिलजुल कर शोषण करिए, सभी लोग खुश रहेंगे। मतलब वेदर इट में भी सेंट साइमन और कार्ल मार्क्स, चाहे वो सेंट साइमन जैसे चिंतक हो या कार्ल मार्क्स जैसे चिंतक हो, उदारवादी चिंतक हो, नरम समाजवादी हो या फिर मार्क्सवादी हो। हाँ, कुछ गांधी, जॉन रस्किन, इमर्सन, इस जैसे दुनिया के कुछ ऐसे चिंतक थे जिनका संकेत इस बात की तरफ था कि हम लोग उत्पादन बढ़ाने के बजाय थोड़ा खपत को कम कर दे तो बेहतर होगा। उस समय कोई बात नहीं सुनी जा रही थी। अब पिछले 150 वर्षों में पश्चिमी विश्व ने, यानी वेस्टर्न वर्ल्ड ने, और इवन ईस्टर्न वर्ल्ड मतलब सोवियत रशिया वगैरह ने भी, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ने, यानी समाजवादी और पूंजीवादी खेमों ने बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन करके और दुनिया के संसाधनों का दोहन किया था। अब हमें जब आजादी मिली और हम यानी तृतीय विश्व के देशों ने जब अपना औद्योगिकरण शुरू किया, आप समझिए 1947 में भारत को आजादी मिली और 1960 के दशक में पहली बार दुनिया में नोटिस आने लगा पंडित नेहरू के बाद कि अब ये प्रकृति नहीं बर्दाश्त करेगी, अब आपको खपत रोकना है। तो अब तृतीय विश्व के देश ने सोचना शुरू किया, अभी यार हमने तो अभी खाना शुरू किया है, जो लोग खा के अघाए हुए हैं, मैंने हुआ जस्ट फुल्ली सेटिस्फाइड, बेटर टू आस्क देम। पश्चिमी देशों से पूछिए, उन्होंने तो जमकर खाया हुआ है, हम लोगों ने जस्ट अभी खाना शुरू किया, वी स्टार्टेड टू टेक जस्ट यू कैन से स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड्स, व्हाई आर यू रिस्ट्रिक्टिंग अस, हम ही क्यों आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। साइलेंट स्प्रिंग, एक रचेल कार्सन करके एक लेखिका थी, उन्होंने इस बात को दुनिया के निगाह पर लाया कि देखिए ये बहुत बुरा हो रहा है, दुनिया का इसमें विनाश हो सकता है। उस समय भी कोई खास गंभीरता से नहीं लिया। फिर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में हुआ। तो स्टॉकहोम सम्मेलन जिंक्स सम्मेलन रहा क्योंकि उसमें सोवियत रूस का जो खेमा था उसने उसमें हिस्सा ही नहीं लिया। हाँ, भारत बावजूद इसके गए श्रीमती गांधी, और श्रीमती गांधी ने वहीं पर एक पॉलिसी की नींव डाली, पॉल्यूटर्स मस्ट पे, मतलब आपने इस पर्यावरण का शोषण किया है, आप उसको पे करोगे। तो उसके बाद फिर हुआ, फिर अब हमारे यहाँ वहाँ से वो लौट कर आई, तो आप जानते ही हो कि हमारे यहाँ एक चिपको मूवमेंट शुरू हो गया, उसमें इंडिया में प्रॉब्लम आ गया। लेकिन मैं वो नहीं बताना चाहता। एक तरह से देखोगे तो स्टॉकहोम सम्मेलन तो पूर्ण विश्व सम्मेलन नहीं बन सका, लेकिन 1992 में यानी आपके इसी दशक में पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ,
उसमें दुनिया के देशों ने हिस्सा लिया और फिर 1997 में क्योटो सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी स्वीकार किया कि हम अपने कार्बन उत्सर्जन में यानी कार्बन रिलीज में एंड हम कटौती करेंगे। और यूरोपीय यूनियन ने भी स्वीकार किया और इसके साथ जापान ने भी स्वीकार किया था। बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका उससे बाहर हो गया जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय। तो खैर मैं ये बताना चाहता, इधर पर्यावरण भी नोटिस दे रहा है। तो कुल मिलाकर आप लोगों ने 3 समस्या देखी सबसे पहले, और हम आपके युग में देख रहे हैं। एक उपराष्ट्रवाद की समस्या देखी, आतंकवाद का देखा, और दूसरा पर्यावरण संकट का यानी इन्वायरमेंटल क्राइसिस का। तीसरी समस्या आपने इन्वायरमेंटल क्राइसिस का देखा, पर्यावरण संकट का देखा। ये 3 है अभिशाप। वरदान क्या है? तो वरदान आप देखेंगे, वरदान है इसका जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, आर्थिक उदारीकरण का वह पक्ष जो दुनिया में समृद्धि भी लाई है। तृतीय औद्योगिकरण से बहुत देशों को लाभ मिला है जिसमें भारत भी है। और दूसरी भूमंडलीकरण भी दुनिया को आपस में एक तरह से जोड़ा है। उसका भी अच्छे पक्ष बुरे पक्ष दोनों है भूमंडलीकरण के। आर्थिक उदारीकरण के भी अपने अच्छे पक्ष और बुरे पक्ष दोनों है। फिर जो एक सबसे अहम चीज जो आई है, जो अच्छा पक्ष आप उसको कहेंगे, वो अच्छा पक्ष है एक यानी ग्लोबल सिविल सोसाइटी का विकास। आप लोग ग्लोबल सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए हो जिसमें हम देखोगे ये दुनिया के सारे गवर्नमेंट के लिए समस्या है ग्लोबल सिविल सोसाइटी। क्योंकि जहां कहीं अगर किसी विश्व के किसी एक कोने में कहीं अन्याय होता है तो सोशल मीडिया उसके पूरे वर्ल्ड में फैला देती है। तो आप लोगों के समय यही सूचना प्रौद्योगिकी डेमोक्रेटाइजेशन का भी बेसिस बना है। इससे प्रजातांत्रिकरण और भी इनरिच हुआ है। तो ये हम आपके अचीवमेंट में ले सकते हैं कि आपके दशक का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है ग्लोबल सिविल सोसाइटी का विकास। तो ये इसको आप इस तरह से देखें और सभी फैक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं आई होती, यू कैन नॉट इमेजिन द राइज ऑफ अ ग्लोबल सिविल सोसाइटी। अब इसके साथ आप भारत में देखिए परिवर्तन, भारत का रूपांतरण। 1990 का दशक भारत के लिए क्रांतिकारी दशक। तो मैं इस पर एक पृथक लेक्चर आपको दूंगा, वो है नेहरूवादी आर्थिक मॉडल। क्योंकि नेहरूवादी आर्थिक मॉडल को समझने के लिए आपके पास कम से कम 2 आवर्स का टाइम चाहिए और हमें भी देना चाहिए। तो जो नेहरूवियन इकोनॉमिक मॉडल है वो मोर और लेस एक तरह से तो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें अर्थव्यवस्था का एक भाग राज्य के नियंत्रण में था और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका थी। लेकिन इस मॉडल की अपनी कुछ खामियां थी। जो समस्या समाजवादी आर्थिक मॉडल में उभर कर आया वही समस्या आगे चलकर नेहरूवादी आर्थिक मॉडल में, विशेषकर मैं आपको बताऊंगा कि जब नेहरूवादी आर्थिक मॉडल की बात होती है तो आप सीधा यह सोच लेते हो कि यह जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो स्थापित किया है वही है नेहरूवादी आर्थिक मॉडल। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो स्थापित किया है उस मॉडल में श्रीमती गांधी ने बहुत ज्यादा परिवर्तन ला दिया है। तो एक तरह से जिसको आप नेहरूवादी आर्थिक मॉडल कहते हो, नेहरूवियन इकोनॉमिक मॉडल, सो दैट हैज फाइनली बीन गिवन अ फॉर्मल शेप बाय मिसेस गांधी, हर सक्सेसर। तो अब ऐसी स्थिति में नेहरूवादी आर्थिक मॉडल में अब व्यवधान आ गया। व्यवधान आ गया का मतलब है हिंदू ग्रोथ रेट। आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे कि ग्रोथ रेट इतना कम हो गया कि अब अर्थव्यवस्था में ना तो गरीबी उन्मूलन हुआ, श्रीमती गांधी ने रिमूव पॉवर्टी, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भाई ट्रिकल डाउन इफेक्ट से समृद्धि सब तक पहुंचेगी। वैसा हुआ नहीं, उसके कुछ अपने इंटरनल वीकनेस थे। तो चलिए ये नेहरूवादी आर्थिक मॉडल पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय नहीं, लेकिन श्रीमती गांधी ने जब जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया था तब से मेरी मेमोरी में है। तो हम पूरे 1980 के दशक माने 1980 तक यह मॉडल बहुत प्रभावी रहा। हालांकि इसके बदलाव की प्रक्रिया फिर शुरू हो गई थी 1980 के दशक में ही। लेकिन हाँ, यह बात अवश्य है कि इसमें वास्तविक जो इसमें बदलाव आया है वो आप लोगों के युग में, और वह होगा 1991 में नव उदारवादी आर्थिक नीति की ओर। ये 1991 में आएगा, लेकिन इसमें और भी फैक्टर काम करेंगे। अब जैसे देखो ये मॉडल में है कि आप जो राज्य आधारित जो उद्योग है वह व्यावसायिक शर्तों पर कमर्शियल बिहेवियर से या कमर्शियल कंडीशंस के आधार पर उनका संचालन हो नहीं पा रहा है। तो फिर उसमें क्या हो रहा है कि धीरे धीरे उसमें गवर्नमेंट को उसमें
एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, उससे बजट घाटा बढ़ रहा, बजट घाटा से राजकोषीय घाटा बढ़ रहा। ये जो मॉडल है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर आधारित है, मतलब आयात प्रतिस्थापन की नीति पर आधारित है। उससे भी अर्थव्यवस्था और भी धीरे धीरे पिछड़ रही है। मैं अब इसकी चर्चा आपको करूंगा विस्तार में। तो ये इसमें व्यवधान आ गया। लेकिन जो सूचना प्रौद्योगिकी की बात करते हो, सूचना प्रौद्योगिकी केवल विश्व के लिए ही तो नहीं है, भारत के लिए भी है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी अब इंडिया को इंपैक्ट कर रहा है। और संयोग ऐसा है कि इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व्हाट यू कैरेक्टराइज एज द थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सो इवन इंडिया इमर्ज टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लीडिंग कंट्री। अब देखिए है क्या कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जब आप परिकल्पना करते हो तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप के देश लाभान्वित हुए थे। और यह अमूमन आप मान के चलिए कि 1760 वगैरह से आरंभ होकर 1840 वगैरह तक समाप्त हो गया था। फिर सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम 1870s ऑनवर्ड्स एंड रीच्ड अप टू इट्स क्लाइमेक्स अप टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जिसको आप द्वितीय औद्योगिक क्रांति कहते हैं, वह लगभग 1870 के दशक से आरंभ होकर 1914 या प्रथम विश्व युद्ध तक अपने चरम पर पहुंच गया था। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन माना जाता है 1990 के दशक में। जैसे आप लोगों का एरा है, आप लोग तृतीय औद्योगिकरण के काल में आए हो। अब इंडिया का क्या था कि इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन तो मिस लगभग पूरी दुनिया ही कर गई थी। लेकिन सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ उसे जापान लाभान्वित हुआ था, परंतु इंडिया उससे पीछे ही रहा, क्योंकि अब इंडिया तो कॉलोनी था, उपनिवेश था। लेकिन जब तृतीय औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो इंडिया एक लीडिंग कंट्री के रूप में इमर्ज किया। कैसे? तो एक था कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अब इंटरनेट का युग आया तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का युग आया, तो उसमें हमारे पास दो बेनिफिट थे। जैसे मैं आपको पंडित नेहरू का जब आर्थिक मॉडल समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा कभी कभी अभिशाप में वरदान हो जाता है। जैसे दुनिया में जहां कहीं भी औद्योगिक विकास की प्रक्रिया अपनाई गई थी, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो या जापान हो, मतलब द मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज एडॉप्टेड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो एक बड़ा ही कॉमन फार्मूला हुआ करता था कि प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ाइए, सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन पर खर्च करिए। यूएसए ने भी वही किया था, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने भी वही किया था। और पंडित नेहरू ने बिल्कुल उल्टा कर दिया। उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने या उसको ज़्यादा सपोर्ट देने के बजाय ये आईआईटी वगैरह जो उच्च आपके शिक्षण संस्थान है और आरएनडी है, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया और प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया। उस समय तो हम पिछड़ गए। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन के बजाय जो बड़े शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई और जो बस बहुत सारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, तो उसने बड़ी संख्या में हमारे यहाँ इंजीनियर्स पैदा कर दी। तो इंजीनियर्स तो बैठे हुए थे, जो गवर्नमेंट सेक्टर में तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा था। और उधर चूंकि लॉर्ड मैकाले को हम लोग बहुत अभिशप्त मानते हैं, इंग्लिश एजुकेशन से इंडिया को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अनजाने ही एक फायदा हो गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश ग्रेजुएट्स इंडिया में ही थे। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आपका लोकल लैंग्वेज नहीं चलना था, इंटरनेशनल लैंग्वेज चलना था। तो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में चीन वगैरह में वही है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में चूंकि वहाँ का उनका अपना लोकल लैंग्वेज था, तो उसमें क्या हुआ कि हम उसमें इसलिए लीडिंग बन गए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में इंग्लिश ग्रेजुएट्स थे और प्लस इंजीनियर्स थे। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हम आगे बढ़ गए। इसके अलावा कॉल सेंटर्स वगैरह, तो जिसको आप कहते हो आउटसोर्सिंग, तो आउटसोर्सिंग का फायदा इंडिया को बहुत ज़्यादा मिल गया था। तो ये मैं आपको खैर बताना चाहता था कि सूचना प्रौद्योगिकी का भी एक बहुत बड़ा योगदान है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगमों का दबाव। अब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगमों ने क्या चाल चली, अब देखिए हमारे यहाँ जिस समय 1990 के दशक में एक दो दुखद घटना हुई थी। घटना ये हुई थी कि 1990 के दशक में तो पहले, मतलब अब इसको मैं दुखद नहीं मानता, दुखद मैं आगे के सेंस में कह रहा कि जैसे कांग्रेस चुनाव लूज कर गया और जनता दल, एक बीपी सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने कई पार्टियों के साथ मिलकर जनता दल का गठन किया था। वो चुनाव लड़े, हालांकि कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से बीपी सिंह ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपनी सरकार बनाई थी, जनता दल की सरकार 1990। और लेकिन वो सरकार अधिक समय तक नहीं चल सकी, मात्र 11 महीने तक चल सकी। उसके बाद 2-3 महीने चंद्रशेखर के अंतर्गत एक गवर्नमेंट चली, वो भी गवर्नमेंट गिर गई। तो फिर 1991 में चुनाव हुए।
एक ही वर्ष के बाद जब वो चुनाव हुए तो उस चुनाव में राजीव गांधी एक अच्छे मतलब कांग्रेस के लीडर के रूप में स्थापित थे, मतलब उनकी स्थिति काफी मजबूत थी और लोकप्रियता भी मिल रही थी। हालांकि फिर भी कांग्रेस अस्पष्ट बहुमत की स्थिति में नहीं था। उसी समय दुखद घटना हो गई कि तमिलनाडु के पेरम्बदूर में उनका एसेसिनेशन हो गया चुनाव के बीच। तो बाद के फेज के चुनाव में इसमें कांग्रेस को काफी लाभ मिला उसका, तो उसमें कांग्रेस को सीटें ज्यादा मिली, संभवतः हमें पूरी तो याद नहीं है, संभवतः 244 सीटें लेने में कांग्रेस कामयाब रही थी। फिर भी कांग्रेस को कुछ आउटसाइड सपोर्ट चाहिए था, तो कुछ एमपीज को मतलब कांग्रेस ने मैनेज किया और फिर उसके बाद मतलब मैनेज से हमारा मतलब है कुछ एमपी से वार्ता की, कुछ एमपीज का समर्थन मिल गया, तो फिर क्या हुआ कि उससे सरकार बन गई। लेकिन उस समय राजीव गांधी के बाद उसमें सोनिया गांधी ने सत्ता लेने से मना कर दिया था सरकार में आने से, तो उस समय नरसिम्हा राव एक वरिष्ठ मेंबर थे, उनको सरकार मिली। अब नरसिम्हा राव एक तरह से समझे तो कांग्रेस के अधिकृत प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे। नरसिम्हा राव एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे, उस पर एक पुस्तक भी लिखी गई है, आपको पता होगा। लेकिन जो नहीं सॉरी मतलब मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, तो लेकिन मनमोहन सिंह को, लेकिन दोनों एक तरह से एक्सीडेंटल ही थे। नरसिम्हा राव का भी वही था। अगर उस समय नेहरू परिवार में कोई भी अगर उस समय राजीव गांधी होते या कोई यंग अगर लीडर होता तो वो निश्चय ही मिल जाता उसको, लेकिन यह मिल गया नरसिम्हा राव को, क्योंकि उस समय इस तरह की बात हुई और कोई राजीव गांधी का दुखद मतलब उसमें हत्या हो गई। तो अब नरसिम्हा राव आए, लेकिन उन्होंने जो कुछ निर्णय लिए हैं वो बहुत बड़े बड़े निर्णय हैं, जो आई एम सरप्राइज टू नो दैट। क्योंकि इस डायग्राम में एक दो बातें नहीं आ पाई तो हम उसको अलग कर देंगे, लेकिन क्या क्या बदलाव आपके युग ने देखा है उस पर हम थोड़ा नजर डालना चाहेंगे। जैसे देखिए, अब नरसिम्हा राव आए तो उन्होंने देखा कि अब स्थिति क्या बुरी है, तो एक तो नेहरूवादी आर्थिक मॉडल में अवरोध आ गया, अब हुआ कि अब नहीं चल सकता। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। 1991 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि वैसे भी इंडियन नेहरूवादी जो नेहरूवियन इकोनॉमी था वो अनसस्टेनेबल हो गया, उसको सस्टेन करना मुश्किल हो गया। अब वो घटना क्या थी कि 1991 में एक आप अगर युद्ध देखोगे तो आपको कहा जाता है खाड़ी संकट। खाड़ी संकट से आशय है कि संयुक्त अमेरिका के हेडशिप में, उसकी अध्यक्षता में इराक पर कुछ देशों का एक संयुक्त कमान का गठन हुआ था और इराक पर हमला हुआ था। तो इराक पर हमला हुआ तो उसमें क्या हुआ कि चूंकि इराक एक पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री था, तो दुनिया में पेट्रोलियम की कीमत काफी बढ़ गई उस कारण से। तो दुनिया में पेट्रोलियम की कीमत काफी बढ़ गई तो भारत और भी ऋण जाल का शिकार हो गया, क्योंकि हम पेट्रोलियम का आयात करते थे। उधर भारत में राजनीतिक अस्थिरता आ रही थी, तो इस कारण से कुछ ऐसी विदेशी जो हमारे विदेशी निवेशक थे, और निवेशक नहीं उसको कह ले कि हमारे जो एनआरआईज थे, उन्होंने हमारे यहाँ बहुत सारे अपने पैसे को डिपॉजिट कर रखा था। तो उन्होंने इस डर से कि पता नहीं भारत की दिशा कैसी होगी, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी रकम को बाहर निकाल लिया। अब इंडिया के पास स्थिति यह थी कि मात्र 2 वीक का इंपोर्ट करने भर के फॉरेन करेंसी रह गया था, हमें गोल्ड तक गिरवी रखना पड़ा था। उस क्राइसिस के मोमेंट में हमने आईएमएफ का दरवाजा खटखटाया, तो आईएमएफ ने बड़े भोलेपन से कहा कि ठीक है, हम आपकी इकोनॉमिक असिस्टेंस दे सकते हैं, हमको आर्थिक सहायता कर सकते हैं, भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की समस्या से निपटने में आपकी सहायता कर सकते, लेकिन आप मुझे केवल एक चीज बता दें कि आप हमारे ऋण का रिपेमेंट कैसे करेंगे। तो अब यह एक ऐसा क्वेश्चन था जिसका जवाब हमारे पास नहीं था। तो हम या बाकी तृतीय विश्व के देश भी, क्योंकि तृतीय विश्व के देशों को उसमें जबरन खुलवाया गया क्राइसिस में, लेकिन वो क्राइसिस आगे चलकर हमारे लिए उपयोगी हो गया। तो हमने उनसे पूछा कि ठीक है, आप ये बात तो कह रहे हो, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको कुछ काम करने होंगे, आपको अपने बैंकिंग नीति में परिवर्तन लाना होगा, आयात दर कम करनी होगी, आपको अपने व्यापारिक नीति को, ट्रेड पॉलिसी को बदलना होगा, मार्केट को खोलना होगा, प्राइवेटाइजेशन करना होगा, निजीकरण करना होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को निजी क्षेत्र में आप लाइए, बीमार उद्योगों को बंद करिए, जो सब्सिडीज देते हो, जो आपकी इकोनॉमी पर अधिभार है उसको कम करो, आप राजकोषीय घाटा को कम करो, फिस्कल डेफिसिट को कम करो। अब हमारी मजबूरी ये हो गई कि ये सब करना पड़ा। तो नरसिम्हा राव ने एक बड़ा ही बोल्ड डिसीजन लिया, मनमोहन सिंह को उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और मनमोहन सिंह ने को पूरी छूट दे दी कि आप
चेंज लाइए। तो फिर उसके बाद परिवर्तन हुआ और फिर नव उदारवादी आर्थिक नीति की ओर गए। इसका मतलब है मार्केट खुला, दुनिया के कंज्यूमर गुड्स हमारे यहाँ आने लगे। हमें याद है कि बचपन में जब जाते थे शॉप पर पिताजी के साथ, तो उसमें हमारे पास बाटा शूज में जाते थे और बाटा का शूज पहन के अपने आप को बहुत प्राउड फील करते थे कि भाई वी आर, बाटा का शूज उसमें पहनना माना जाता था कि शायद आप सोसाइटी में एलिट हैं। अगर आपको स्कूटर खरीदना है तो वेस्पा स्कूटर या फिर राजदूत मोटरसाइकिल या फिर एम्बेसडर कार और एक फिएट को छूट थी, अदरवाइज कुछ नहीं। पहली बार जब मारुति कंपनी इंडिया में आई थी सुजुकी के कोलैबोरेशन से, तो हम लोग बचपन में ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अब मिनी कार आ रही। तो मतलब यह है कि उस समय का कंज्यूमर मार्केट हमने देखा हुआ है। आज तो आप लोगों को इतना कंज्यूमरिज्म है कि किसी शॉप में अगर शूज खरीदना हो, मोबाइल फोन खरीदना हो, तो हर चीज में इतनी चॉइसेस हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है। अब हमें वो दिन अच्छे लगते हैं कि जब चॉइसेस कम थे और मेंटल पीस था, क्योंकि आज आप कितना भी कॉस्ट में आप अपना सेल फोन लाओगे तो देखोगे बगल वाले उससे बड़े कॉस्ट में उससे ज्यादा लेटेस्ट ले आते हैं और आप अपने आप को बड़ा पिटा हुआ सा महसूस करते हो। हालांकि मैं उस दौर में नहीं हूं, मैं आपको आश्वस्त करूं, आई एम गिविंग यूर एग्जाम्पल, क्योंकि आप लोगों का जो एज है उसमें प्राय ये फीलिंग इस तरह की होती है। अब तो हम लोग के हाथ में कोई भी आ जाए तो, लेकिन ये हम लोग भी जब यंग थे तो ये चीजें दिमाग में थी कि भाई मैं सबसे अच्छा ये इस आउटलेट का पहनूं, लेकिन हमारे पास चॉइस ही नहीं थी। आपके पास बहुत सारे चॉइस हैं। तो ये कंज्यूमरिज्म जो आया है वो नव उदारवादी आर्थिक नीति से आया है और आप लोग उस युग में हो। फिर अब देखो राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं, उस राजनीतिक क्षेत्र के परिवर्तन पर हम चर्चा करेंगे और इसी चर्चा से थोड़ा सा समाज पर चर्चा करेंगे। फिर हमारा पूरे 1990 के दशक की समझ विकसित हो जाएगी। लेकिन राजनीति पर आने से पहले अचानक मुझे एक कार्टून उस समय का याद आ गया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जिस समय एक नेहरूवादी आर्थिक मॉडल से जब आर्थिक उदारीकरण की ओर सरकार जा रही थी, तो उसमें सरकार को बड़ी चुनौतियों का सामना करना था, क्योंकि इस कदम के लिए सरकार की आलोचना ऑपोजिशन भी कर रहे थे और कुछ बुद्धिजीवी भी कर रहे थे, क्योंकि जो नेहरूवादी आर्थिक मॉडल who the intellectuals who were the product of Nehruvian socialist model of economy, they were deadly opposed to this policy of liberalization and it was declared to be the virtual sellout of the national interest. ऐसा माना गया कि राष्ट्रीय हित का बिक्री कर देना है। हमें याद है अभी भी टाइम्स ऑफ इंडिया का वह कार्टून, जब वहाँ पर नरसिम्हा राव खड़े हैं और कार्टून कुछ इस तरह का है। जब मैं इसको विजुअलाइज करता हूँ, आप लोग केवल अनुमान करिए कि नरसिम्हा राव खड़े हैं, उनका पहनने का जो स्टाइल होता था वो अधिकतर पीली धोती पहनते थे और धोती के बाद धोती और कुर्ता, उसके ऊपर एक अंगोछा कंधे पर रखते थे, टिपिकल ब्राह्मणिक वेश में। तो वो अधिकतर उनका होता था, हालांकि सूट भी पहनते थे लेकिन यह ड्रेस उनका होता था प्राय। तो वो ऐसे खड़े हैं और उधर से कुछ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के कुछ रिप्रेजेंटेटिव शायद आए हैं जो हैट पहने हुए हैं, बड़े लॉन्ग कोट पहने हुए हैं और कुछ वो मुख में सिगार रखे हुए हैं और वार्ता करके वो लौटता हुआ उनका दृश्य है कि वो जा रहे हैं। और नरसिम्हा राव अपने सेक्रेटरी को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि अब तो भाई बड़ी अजीब बात है। पहले उन्होंने कहा बैंकिंग पॉलिसी चेंज करो, हमने चेंज किया। फिर कहा ट्रेड पॉलिसी चेंज करो, हमने वह भी चेंज किया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज करो, हमने चेंज किया। अब कह रहे हैं ड्रेस बदलो, ड्रेस चेंज करो। तो मतलब उस समय इस बात को लग रहा था कि भाई ये आईएमएफ के दबाव में, क्योंकि बैक स्टेज जो पुस्तक लिखी है अभी, बहुत बढ़िया पुस्तक है, मैंने चर्चा भी की थी बुक रिव्यू में आपके साथ, जो मुंतिक सिंह आहलूवालिया जो फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे थे, तो उन्होंने जो उस पुस्तक को लिखी है और प्लानिंग कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे, तो उन्होंने जो ये पुस्तक लिखी है उसमें उन्होंने इसका बार बार जिक्र किया है कि हमने प्रेशर में ही कोई डिसीजन नहीं लिया, हमारी इच्छा थी। एनीवे, तो ये एक पहलू है। अब हम राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में देखिए, हमने एक संविधान को आत्मार्पित, अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत कर लिया। चलिए 26 जनवरी 1950 को। लेकिन क्या भारत में वो ट्रू डेमोक्रेसी आया? नहीं आ सका, क्योंकि देखिए हमारी जो चुनावी राजनीति थी, एजुकेशन पिछड़ा हुआ था, आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा आर्थिक और सामाजिक यानी इकोनॉमिक और सोशल डिवीजन था। तो इतने सारे कॉन्स्टेंट्स को रहते हुए सही मायने में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी।
आप लोगों का युग डेमोक्रेसी के प्रोग्रेस करने का युग है। आप लोग सही मायने में इंडिया के उस युग में पैदा हुए हो जो समुद्र मंथन से जिस प्रकार अमृत भी निकला था और विष भी निकला था, तो आप अमृत और विष दोनों की झलक पा रहे हो। हम तो अमृत ही ज्यादा देख रहे, क्योंकि आपके काल में डेमोक्रेटाइजेशन हुआ। कैसे हुआ? तो देखिए, अब कहोगे क्या जाति आधारित आरक्षण है? हमने इसको इंग्लिश में भी दिया हुआ है कि द बिगिनिंग ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, इज इट राइट और रॉन्ग? आपके मन में सवाल होगा। लेकिन हम उस परिस्थिति को देखें, दोनों पक्ष इसके हैं। पहली बात मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे यहाँ जो जाति व्यवस्था थी, उसमें हाईएस्ट लैडर पर ब्राह्मण थे, राजपूत थे, जो कुछ इस तरह की जातियां थी, और लोएस्ट लैडर पर बहुत सारे, आप जानते हो, पहले दलित वर्ग, फिर SC ST उनका नामकरण हुआ। तो वो एक तरह से थे और उनको स्वतंत्रता के समय कुछ आरक्षण का ही प्रावधान किया गया। उन्हें आरक्षण देने के बाद उनको एक स्पेशल स्टेटस देकर आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया, और यह तय किया गया कि अब हम लोग जाति का नाम नहीं लें, बिकॉज द टर्म कास्ट शुड बी अवॉइडेड इन पॉलिटिकल लेक्सिकन एज वेल एज इन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि जाति कॉन्शियसनेस अच्छी चीज नहीं। अब इधर जो मध्यवर्ती जातियां थी, जिसमें आप देखोगे बिहार में यादव, कुर्मीज, उत्तर प्रदेश में, फिर आप देखोगे रेड्डीज कम हैं, वो साउथ इंडिया में हैं, नायर्स। तो इस तरह से जो मध्यवर्ती जातियां थी, तो सबसे अधिक जब अबोलिशन ऑफ जमींदारी हुआ, तो अबोलिशन ऑफ जमींदारी, या जो आप कह सकते हो कि जो टेनेंसी रिफॉर्म्स हुए, मतलब रैयतों की रैयतवाड़ी व्यवस्था में सुधार के लिए जो कानून बनाए गए, तो टेनेंसी रिफॉर्म्स और जमींदारी एबोलिशन का सबसे बड़ा फायदा मध्यवर्ती जातियों को मिला, और वो भूमि के स्वामी बन गए। अपने उन भूमि को जो पहले जमींदार या किसी और स्टेट के अंतर्गत उस भूमि को कल्टीवेट करते थे, अब उसको स्वामी बन गए। आगे जब 1960s में नारा दिया गया, और 1970s और 80s में, 1970 के दशक और 1980 के दशक में जब हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति का भी सबसे अधिक फायदा इन मध्यवर्ती जातियों को मिला, क्योंकि वो एक तरह से कह सकते हो तो एक मेहनती किसान थे, और उन्होंने हरित क्रांति का भरपूर लाभ उठाया। तो उससे क्या हुआ कि इनकी हैसियत काफी बढ़ गई। जिस समय इनकी आर्थिक हैसियत बढ़ी, तो इनकी राजनीतिक आकांक्षा बढ़ी। और उधर क्या हुआ कि एक टर्म हमने दिया हुआ है कि त्रिशंकु संसद एवं मिलीजुली सरकारों के युग का आरंभ। तो पहले जो मध्यवर्ती जातियां थी, वो धीरे धीरे 1970 के दशक ऑनवर्ड्स पॉलिटिक्स में उत्साह से हिस्सा लेने लगी। तो जैसे जैसे मध्यवर्ती जातियों की राजनीतिक चेतना बढ़ती गई, वैसे ही वैसे बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियों का गठन होने लगा, रीजनल पार्टीज। और रीजनल पार्टीज इस तरह की मध्यवर्ती जातियों की आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करने लगी, और इनका प्रतिनिधित्व करके रीजनल पार्टीज अपनी स्थिति को मजबूत करने लगी। तो उस क्रम में क्या हुआ कि धीरे धीरे जब इस तरह के बहुत सारे रीजनल पार्टीज बनने लगे, और जो नेशनल पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, वो अपनी सीटें लूज करने लगा। तो एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे चुनाव में बहुत ज्यादा कटथ्रोट कंपटीशन होने लगा, गलाकाट प्रतिस्पर्धा। तो अब सभी राजनीतिक दलों की निगाह, बहुत लालच भरी निगाह थी उन मध्यवर्ती जातियों के वोट पर, कि चलो उन जातियों का वोट हम कैसे प्राप्त करें। तो अब उसमें जुगत लगाने लगे। तो सबसे पहले तो श्रीमती गांधी ने भी उन्हें कुछ आश्वासन दिया था, गरीबी हटाओ आदि का, लेकिन श्रीमती गांधी आरक्षण की तरफ डायरेक्ट नहीं बढ़ सकी। वैसे बिहार वगैरह में पहले क्षेत्रीय स्तर पर कोई आरक्षण हुआ था, और दक्षिण भारत में तो थे, राष्ट्रीय स्तर पर इसमें पहल नहीं की जा रही थी। तो जब श्रीमती गांधी अपने फर्स्ट टेन्योर में जब डिफीट हुआ उसका, और जब जनता पार्टी की सरकार 1977 और 1979 के बीच आई थी, तो इसी सरकार ने सबसे पहले मंडल आयोग का गठन किया था। और उसी क्रम में हुआ था कि अब जो मध्यवर्ती जातियां हैं, जिनको अदर बैकवर्ड कास्ट का नाम दिया गया, उनकी पहचान की जाएगी राष्ट्रीय स्तर पर, और उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। वो कमीशन तो बना, इससे पहले काका कालेलकर कमीशन पंडित नेहरू के समय भी 1955 में बन चुका था, लेकिन उसने जो भी निर्देश दिए थे वो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए थे। दैट वाज पुट इनटू द कोल्ड स्टोरेज। इस बार जनता पार्टी ने इस कमीशन का तो गठन किया, लेकिन वो सरकार अधिक समय तक चल नहीं पाई। जनता पार्टी की सरकार 1979 में वो सरकार गिर गई, और तब तक मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की गवर्नमेंट को 1980 में, तब तक श्रीमती गांधी का कमबैक इलेक्शन के बाद हो चुका था।
तो श्रीमती गांधी और उसके उत्तराधिकारी आगे राजीव गांधी ने फिर उसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि उसे कोई छेड़ना नहीं चाहता था। अब मैंने आपको बताया कि 1990 में, मतलब आप लोगों का जब दशक, मैं आप लोगों का दशक कहता हूं, आप लोग इसको बुरा नहीं मानेंगे, तो उसमें जब बीपी सिंह की सरकार गठित हुई और जब कांग्रेस की हार हो गई, उस समय तक एक एक सीट के लिए आपस में मारामारी काफी होती थी। और जनता दल की गवर्नमेंट का में नेतृत्व कर रहे थे, हम लोगों के लिए वो करंट अफेयर हुआ करता था। उसमें बीपी सिंह थे और बीपी सिंह के सहयोगी के रूप में देवीलाल थे, देवीलाल। तो जो देवीलाल थे वो उप प्रधानमंत्री का पद उनको था। तो आगे चलकर देवीलाल और बीपी सिंह में फूट पड़ गई, तो फिर देवीलाल को सरकार से हटना पड़ा। तो अब बीपी सिंह की स्थिति कमजोर हो रही है। एक तो इनकी सरकार बाहर से दो समर्थन पर टिकी हुई है, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी। ये भी अपने आप में आश्चर्य की बात है कि बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों को मिलाकर सरकार चलाना वास्तव में अपने आप में वो बहुत पेचीदा काम था, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी एक दूसरे से कंप्लीट विपरीत थी। तो उन्होंने चलाई और फिर लेकिन जब उनको लगा कि अब हमारी स्थिति कमजोर हो गई, और देवीलाल ने उसी समय ये अगस्त के फर्स्ट वीक में, उन्होंने 9 अगस्त को संभवतः उन्होंने घोषणा कर दी कि पूरे जाटों का हम एक सम्मेलन, महासम्मेलन बुला रहे हैं दिल्ली रामलीला मैदान में। तो शायद वीपी सिंह इस बात से इतने घबरा गए कि भाई हमारा राजनीतिक कद बहुत छोटा हो जाएगा। उन्होंने इमीडिएटली मंडल कमीशन की रिपोर्ट को नोटिफिकेशन दे दिया। 1990 की बात बता रहा हूं, अगस्त। अब ये तो पेंडोराज बॉक्स खुल गया, एक अचानक से जाति आधारित आरक्षण लागू हो जाना। लेकिन आपने देखा कि यहां पर भी, हालांकि उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में पहले से थी चर्चा, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको जब लागू किया गया, वो लागू करने की परिस्थितियां देखेंगे तो आपको पता चलेगा पॉलिटिक्स। इधर मैं बता रहा हूं, जो मध्यवर्ती जातियां जिनकी राजनीति में कद बढ़ता जा रहा था, और उसकी तरफ बाकी राजनीतिक दल बड़े ही ललचाई हुई निगाह से देख रहे थे। तो अब वैसी जो मध्यवर्ती जातियां थी, उनके पास अब पैसे थे, उनका स्टेटस अब ऊंचा हो चुका था, कम से कम आर्थिक रूप से सक्षम थे। वो राजनीति में भी उनकी अच्छी भागीदारी होती जा रही थी, मंत्री के पद पर सुशोभित हो रहे थे। केवल एक ही उनको दर्द था कि नौकरशाही में, ब्यूरोक्रेसी में अभी भी उच्च जातियों का ही वर्चस्व है। तो इन जातियों का भी दबाव था अपनी पार्टी पर कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए। बीपी सिंह ने उन्हें आरक्षण दे दिया, लेकिन इसने एक बहुत बड़े बवेला को जन्म दिया। पूरे 1990 में ये अशांत रहा मामला, सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें थोड़ा एक्टिविज्म दिखाया, पहले तो स्टे किया, फिर बाद में उसका जो वर्डिक्ट आया उसमें उसने एक क्रीमी लेयर निकाल दिया। जिस प्रकार से जाति आधारित आरक्षण आई और राजनीति में निम्न जाति की भागीदारी बढ़ी, ये अच्छी चीज है। कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन है वो विवाद का विषय रहा। कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने इसे सही माना, कुछ ने इसे एक तरह से पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म के रूप में देखा, राजनीतिक अवसरवाद के रूप में देखा। और जब राजनीति में निम्न जाति की जैसे जैसे भागीदारी होती गई, उसे हंग पार्लियामेंट का युग आ गया, जिसको कहते हैं त्रिशंकु पार्लियामेंट। किसी एक पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं। आपके इस डेकेड का सबसे बड़ी खासियत थी राजनीतिक क्षेत्र में त्रिशंकु संसद एवं मिलीजुली सरकारों के युग का आरंभ, हंग पार्लियामेंट और कोलिशन गवर्नमेंट का एरा आरंभ हुआ इस डेकेड में। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस त्रिशंकु संसद और मिलीजुली सरकारों ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक निर्णय लिए, दे टुक सच ए ड्रास्टिक एंड यू कैन सच एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजंस व्हिच इवन अर्लियर द पावरफुल नेशनलिस्ट पार्टी और द पावरफुल पार्टी और गवर्नमेंट कुड नॉट हैव टेकन सो फार। अब आप देखिए, त्रिशंकु पार्लियामेंट के युग में भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का पॉलिसी आरंभ हुआ। आर्थिक उदारीकरण की नीति कितना रिस्की था, उसका एक अनुमान अभी आपको फार्म लॉज और किसानों के मूवमेंट में देखने को मिलता है। फार्म लॉज का भले ही टाइमिंग गलत हो, भले ही फार्म लॉज का लागू करने का तरीका गलत हो, लेकिन फार्म लॉज को अपने आप में बहुत यूनिक चीज तो नहीं है, क्योंकि जो आपने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 में शुरू किया, तो ये तो सेकेंड जनरेशन का लिबरलाइजेशन है। उस समय मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव बड़े फॉर्चुनेट थे कि कॉमन पीपल का ध्यान नहीं गया। इसका कारण यह था कि उन्होंने एग्रीकल्चर को टच नहीं किया, और बाकी जो मिडिल क्लास थे, इंटेलेक्चुअल्स और जो इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट थे, उनको बड़ी
मतलब ढंग से उनको समझाया गया कि इट इज़ इन योर इंटरेस्ट। शुरू में तो यहाँ के जो कैपिटलिस्ट क्लास थे वो भी बहुत डरे हुए थे, क्योंकि इतना प्रोटेक्टेड मार्केट में उन्होंने काम कर लिया था कि उनको अब वर्ल्ड कंपटीशन से बहुत डर लग रहा था। लेकिन ये हुआ। तो इस प्रकार से आप देखते हो राजनीति में निम्न जातियों की बढ़ती हुई भागीदारी और त्रिशंकु संसद और मिलीजुली सरकारों ने नव उदारवादी आर्थिक नीति जैसे निर्णय लिए। इंडिया का जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने की है, वह कितना रिस्की वर्क था आप उसी से अनुमान कर सकते हैं। जो पोखरण 2 का जो एक्सप्लोजन है, उस समय वो एक कोलिशन गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे। बल्कि एक मैं आपको बताऊं कि हिंदी में एक मूवी आई है परमाणु। परमाणु मूवी आई, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने देखा हो, और जॉन अब्राहम उसमें रोल किया हुआ। उसको अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा क्या गवर्नमेंट पर दबाव था। बाहर यूएसए का प्रेशर, अंदर अपने कोलिशन पार्टनर्स का प्रेशर, और कितना ड्रामेटिक ढंग से इंडिया ने अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, उसको सही ढंग से फिल्माया गया। आप उस मूवी को अगर कभी देखेंगे तो वो पॉलिटिक्स आपको समझ में आ जाएगा। तो ये त्रिशंकु संसद का युग। अब एक जो दिलचस्प दुखद चीज है, सॉरी दिलचस्प शब्द उपयुक्त नहीं है, धार्मिक मुद्दे का ध्रुवीकरण, मैंने इंग्लिश में भी दिया हुआ है इसलिए, पोलराइजेशन ऑन रिलीजियस बेसिस। अब पोलराइजेशन ऑफ रिलीजियस बेसिस का मतलब है कि द बिगनिंग ऑफ द, यू कैन से, धार्मिक मुद्दे का पर ध्रुवीकरण। अब धार्मिक मुद्दे पर ध्रुवीकरण ये भारतीय राजनीति का बड़ा ही दुखद पहलू हुआ। और जो आप अयोध्या वगैरह वाला मामला जानते हैं, आप आज देख रहे हैं, उस समय के लिए बहुत ही एक डिवाइसिव इशू था, आज भी है, लेकिन उस समय के लिए ये जो मुद्दे थे कैसे कैसे उभरे उस पर तो हम नहीं जाना चाहेंगे। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि अब समस्या ये आ गई, 1990 का वो दशक, वो हम लोगों के लिए वो करंट अफेयर था जब बीपी सिंह की सरकार ने जाति आधारित आरक्षण की घोषणा की। हालांकि अयोध्या का मुद्दा पहले ही उभर रहा था, राजीव गांधी के समय भी आप देखते हो, आप लोगों ने सुना होगा, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, मंदिर खोलने वगैरह जो भी कुछ बातें हुई थी, लेकिन उसमें भी कुछ प्रोग्रेस हुआ था। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने ही इसको ये दिया, इसने इसका आगे चलकर इस मुद्दे को बड़ी व्यापकता से फैलाया गया, लेकिन ये मुद्दे पहले से ही उठने लगे थे। तो मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता कि मुख्य चुनौती ये आई जब कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन शुरू हुआ। वो घटना आज तक हमें याद है कि जब 1990 में जब ये शुरुआत हुई, उस समय बीपी सिंह के गवर्नमेंट का समर्थन लाल कृष्ण आडवाणी, आप समझ सकते हो, उसमें एक बीजेपी के बड़े ही सक्रिय नेता थे, और अटल बिहारी वाजपेयी थे वरिष्ठ, लेकिन एक्टिव लाल कृष्ण आडवाणी ज्यादा थे। तो अब चुनौती क्या आ रही है कि जब आरक्षण की घोषणा हुई तो बहुत सारी पार्टियों के सामने, चाहे वो कांग्रेस हो जो अपोजिशन में थी, और बीजेपी हो, कम्युनिस्ट हो, तो कम्युनिस्ट ने तो शुरू से अपने आप को वो, सबके सामने यह चुनौती थी कि हम आरक्षण की निंदा करें या समर्थन करें। क्योंकि हु बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, आरक्षण वाले मुद्दे को क्रिटिसाइज करने का मतलब है कि हम भारत में मध्यवर्ती जातियों का वोट बैंक खो देंगे। तो इसलिए ना तो बीजेपी इसको स्पष्ट कर पा रही थी, कांग्रेस भी इस पर स्पष्ट नहीं थी। अब बीजेपी को लग रहा था, चूंकि उसको लग रहा था ये तो पूरा हिंदू समाज बट जाएगा आरक्षण के आधार पर, तो बिना इस आरक्षण वाले मुद्दे की चर्चा किए हुए, उस पर अपने विचार को प्रकट किए बिना, सीधा लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा सोमनाथ से शुरू की। संभवतः दूरी 10,000 किलोमीटर थी, और वह उस रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक पहुंचना था, और उसी आधार पर पब्लिक को मोबिलाइज करना। यह रथ यात्रा शुरू हो गई, और उसी साथ भारत में धार्मिक मुद्दे पर ध्रुवीकरण शुरू हुआ। तो कई आलोचकों ने इतना तक कहा कि मंडल और कमंडल टकरा रहे हैं। वो 1990 के दशक का वहीं से शुरू हुआ है। लेकिन धर्म के आधार पर जो पोलराइजेशन होता है, उसका तो दुष्परिणाम आप आगे जानते हो कि उसका आगे का परिणाम हुआ कर सेवकों का जाना, मुलायम सिंह यादव की सरकार के द्वारा
उस समय गोली चलवा देना, बहुत लोग हताहत हुए। और आगे चलकर फिर कल्याण सिंह की सरकार थी और फिर नरसिम्हा राव की सरकार सेंटर में बनी हुई थी। तो आप जानते हो कि बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन, उसके साथ भारत में दंगे वंगे जैसी घटनाएं। तो ये बहुत दुखद प्रसंग है 1990 के दशक का। 1990 के दशक का एक प्रसंग है कि आप नव उदारवादी आर्थिक नीति की तरफ बढ़े। दूसरा प्रसंग है कि ये प्लस पॉइंट है, इसको हम प्लस पॉइंट लेते हैं, जो कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ी। प्लस पॉइंट है, भले ही जाति आधारित आरक्षण जो भी हो, इंपावरमेंट भी तो हुआ है बहुत सारी मध्यवर्ती जातियों का, तो इसका सबल पक्ष में ही हम इसको लेते हैं। तो इसका इंपावरमेंट के सेंस में हम लेते हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी, तो जो त्रिशंकु संसद है उसको भी हम प्लस में लेते हैं। क्योंकि इससे क्या हुआ कि इसमें एक चीज जो मैंने बताया, इसका त्रिशंकु संसद का एक फायदा यह था, दो फायदा देखो, ये और दो, ये दोनों को हमने मिलाया। आप हमारे डायग्राम को गौर से देखना है ना, और एक दो बातें जो डायग्राम से बाहर जाएगी हम ले लेंगे। जैसे देखो, नव उदारवादी आर्थिक नीति और त्रिशंकु संसद एवं मिलीजुली सरकारों के युग का आरंभ, मतलब टुवर्ड्स न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी एंड देन द एरा ऑफ हंग पार्लियामेंट एंड कोलिशन गवर्नमेंट। तो इन दोनों का एक स्वाभाविक कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों का होगा चेंज इन सेंटर स्टेट रिलेशन। क्योंकि भारत की जो संघीय व्यवस्था थी, वो हमेशा से संघीय व्यवस्था की आलोचना की जाती थी कि भारत की संघीय व्यवस्था उचित रूप में काम नहीं कर रही है, और इसका झुकाव एक बिल्कुल सेंटर की ओर है। अब देखिए, जो टैक्सेशन सिस्टम था वही अनजस्ट था। जितने भी इंपॉर्टेंट टैक्स वो सेंटर के पास जा रहे हैं, केंद्र के पास। उसमें आप देखिए, कॉर्पोरेशन टैक्स था या इनकम टैक्स था, और इस तरह के आप देखेंगे तो जितने भी इंपॉर्टेंट टैक्स है, वो कस्टम ड्यूटीज थी, वो सब सेंटर के पास जा रहे थे। स्टेट के पास जो टैक्स के सोर्स थे वह एक तरह से समझ सकते हैं कि आप इन इलास्टिक थे, और उनके सोर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू तो कोई रकम है ही नहीं। इसके अलावा जो भी उनका था सोर्सेस, वो बहुत ही वीक था। सेल्स टैक्स वगैरह, उससे उनको उतने रिसोर्सेस नहीं आ रहे थे, और बदले में उनके ऊपर बर्डन भी था एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करने का, हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने का। तो स्टेट हमेशा रोते रहते थे कि हम फाइनेंशियल प्रेशर में हैं। ऊपर से आर्टिकल 356 का जमकर दुरुपयोग हुआ श्रीमती गांधी के समय। सबसे पहले पंडित नेहरू के समय केरला में इसका दुरुपयोग हुआ था, केरला की गवर्नमेंट को गिराने में। एंड देन दिस ओमिनस ट्रेंड स्टार्टेड इवन 1983 में। हमें याद है कि सरकारिया कमीशन बैठा था, तो सरकारिया कमीशन ने बिल्कुल इस बात की आलोचना की थी और कहा था कि यह ट्रेंड सही नहीं है। तो इस प्रकार से 356 के दुरुपयोग ने एक दूसरे तरह की समस्या को, आर्टिकल 356 के दुरुपयोग ने दूसरे तरह की समस्या को जन्म दिया था। बट आफ्टर दैट आप इन दोनों डायग्राम को आप मिलाएंगे तो देखेंगे टुवर्ड्स द न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी और द एरा ऑफ हंग पार्लियामेंट एंड कोलिशन गवर्नमेंट, अब दोनों ने मिलकर सेंटर स्टेट रिलेशंस में एक बहुत बड़ा चेंज लाया। दैट इज द अचीवमेंट ऑफ 1990s। ओके, सो अब इसको हम इस पर नजर डालते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, सबसे पहला जो आर्टिकल 356 का, चूंकि जब इस तरह की गवर्नमेंट बनी तो यह बात तय हुई, एक इंटर स्टेट काउंसिल को एक्टिवेट किया गया और यह तय हुआ कि आर्टिकल 356 का दुरुपयोग नहीं होगा। फाइनेंशियल सेगमेंट में या फाइनेंशियल सेक्टर में एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया, और वो फाइनेंशियल सेक्टर का डिसीजन यह था कि अब स्टेट को कुछ फाइनेंस के मामले में ज़्यादा सेल्फ रिलायंट बनाया जाए। जैसे आप देखोगे, संविधान में कई संशोधन हुए हैं। एक तो 80वां संशोधन हुआ है, 88th। दूसरा 92 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, और उसमें सेंटर और स्टेट दोनों के सोर्स ऑफ इनकम के रूप में उसे रखा गया है। यह एक तरह से टैक्स का इजाफा था, फिस्कल डेफिसिट कम करने का एक तरीका इसे बनाया गया। तो स्टेट के साथ थोड़ा सा फाइनेंशियल जस्टिस हुआ। सबसे बढ़कर अब चूंकि प्राइवेटाइजेशन इकोनॉमी का हो रहा था, तो स्टेट को यह पूरा राइट दिया गया, राज्य को पूरा राइट दिया गया, पूरा अधिकार दिया गया कि निजीकरण का फायदा उठाते हुए वो चाहे तो प्राइवेट पार्टी से डील कर सकता है, वो चाहे तो फॉरेन इन्वेस्टर से डायरेक्ट बात कर सकता है। तो आर्थिक मामले में स्टेट को बहुत सारे, चूंकि आर्थिक उदारीकरण का भी फायदा था और फिर हंग पार्लियामेंट का भी फायदा था, इसलिए संघीय व्यवस्था भारत की मजबूत हुई। अब फिर नया ट्रेंड अभी आप देख रहे हो, जो 15th फाइनेंस कमीशन में आप देख रहे हो, नया ट्रेंड आ रहा है। तो ये नए ट्रेंड तो आने ही है, क्योंकि सेंटर में जिस समय गवर्नमेंट मजबूत होगी उसी समय स्टेट और सेंटर के बीच इस तरह की समस्या पैदा होनी है। पूरी कांग्रेस की
पावरफुल कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में स्टेट और सेंट्रल रिलेशन एक बहुत बड़ी समस्या रही। बीच के काल में यानी 1990 में, आप लोगों के दशक में, यानी सेंट्रल स्टेट इन दोनों के संबंध बहुत हद तक सुधर गए थे। अब इसमें मैं एक पहलू ले जाना चाहूंगा कि यह भी इसी डेकेड का अचीवमेंट है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। हालांकि बलवंत राव मेहता कमेटी के आधार पर पहले प्रयोग किया जा चुका था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको पंचायती राज व्यवस्था कहते हो, परंतु पंचायती राज व्यवस्था सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। उसमें बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स थे और सबसे बड़ी समस्या थी कि स्टेट गवर्नमेंट बार बार इस बात का रोना रोती थी, राज्य सरकारें, कि हमारे मामले में केंद्र की ज़्यादा दखलंदाजी हो रही है और कहीं ना कहीं पंचायती राज को मजबूत करने के नाम पर केंद्रीय सरकार हमारे आंतरिक मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही है। खैर एनीवे, किसी तरह से आपस में एक सहमति बनाई गई और नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ही थी तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया, मतलब कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाया गया और इसके आधार पर पूरे भारत में पंचायती राज पद्धति ग्राम के स्तर पर है, मंडल के स्तर पर है, जिला के स्तर पर है, नगर के स्तर पर है, उसको मजबूत बनाया गया। तो एरा ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आरंभ हुआ। सोशल क्षेत्र में आप देखोगे तो कुछ महिलाओं का, निम्न जातियों का सशक्तिकरण हुआ इसी काल में, और एक सिविल सोसाइटी, ग्लोबल सिविल सोसाइटी के आप सदस्य बन गए। और जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ तो इससे भी प्रजातांत्रिकरण को बल मिला, क्योंकि अब जो प्रोफेशनल मीडिया थे उसके समानांतर सोशल मीडिया आ गई। तो उस सोशल मीडिया के आने से एक छोटी सी घटना तक लोगों की पहुंच हुई। एक कैंडल मार्च या कह सकते हो ट्रायल बाय मीडिया, या एक छोटी सी किसी अगर दूरवर्ती क्षेत्र में कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसमें पूरे एक तरह से सिविल सोसाइटी उसका विरोध करने के लिए उतारू हो जाती है। यह ट्रेंड आपके डेकेड यानी 1990s के डेकेड ऑनवर्ड्स ही आ पाया है। तो ये सब अचीवमेंट है, यह एक मौन क्रांति है, दैट इज ए साइलेंट रेवोल्यूशन, जो दिखता नहीं है, परंतु 1990 का दशक 1990s क्रांति का दशक है, वैश्विक स्तर पर भी क्रांति का दशक है और भारतीय स्तर पर भी क्रांति का दशक है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति जो 1980 से पहले इस संसार से गुजर चुके, कब्र में हैं, और अगर उनको दोबारा जीवित करके खड़ा किया जाए और अब दिखाया जाए देखो ये दुनिया कैसी है, तो वह अचंभित रह जाएंगे कि हम कैसी दुनिया छोड़कर गए थे और कैसी दुनिया आ गई। तो मतलब ये अच्छे पक्ष भी हैं, थोड़ा सा बुरे पक्ष भी हैं। दोनों पक्ष जब आप इतिहास में मूल्यांकन करते हो तो सबल, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, दोनों पर नज़र जाना आवश्यक है। तो वो बहुत ही स्वाभाविक है। मुझे लगता है ऐसा कि अब सबको एक दूसरे से लिंक करके इसका फ़ायदा आप जनरल स्टडीज़ में भी उठा पाओगे। मैंने सिर्फ इसी की चर्चा की। अब दूसरे लेक्चर के साथ मैं फिर आगे उपस्थित होऊंगा। आज मैं यही रुक रहा। थैंक यू वेरी मच। और मैं आगे के लिए भी फिर एक आपको संदेश दे रहा कि कोशिश करेंगे कि पीछे के जो लेक्चर्स हैं उनको बार बार देखते रहें, उससे आपकी कैपिटलिज्म वगैरह की समझ और भी विकसित होगी। ओके।